तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ गया हूँ मिर्जापुर सीजन 2 की कहानी। पर अगर आपने अभी भी मिर्जापुर सीजन 1 के वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको सीजन 2 समझ नहीं आएगा। और अगर आप रिकैप के लिए देख रहे हैं तो फिर कंटिन्यू करिए। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब सीजन 2 की शुरुआत में हम मुन्ना भैया को देखते हैं जिसकी गाड़ी खाई के सामने फंसी हुई है। मुन्ना बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। तभी वहां पर गुड्डू अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है और मुन्ना और उसके गाड़ी को खाई के नीचे फेंक देता है। गुड्डू वहां से जाने लगता है लेकिन देखते हैं कि मुन्ना जिंदा था। वो खाई के ऊपर आ जाता है और अपनी बंदूक निकाल कर गुड्डू के ऊपर गोली मारने वाला था। तभी वहां पर ललित दिखाई देता है जो उसे कहता है आपके सामने आपके पिताजी बैठे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि मुन्ना हॉस्पिटल में भर्ती था और ये सब वो सपना देख रहा था। दरअसल पिछले सीजन में मुन्ना बबलू और स्वीटी को मार देता है लेकिन गुड्डू, गोलू और डिम्पी तीनों वहां से बचकर भाग जाते हैं। और इसी का अफसोस मुन्ना को था क्योंकि उसके पिता उसे गुड्डू और बबलू दोनों को मारने के लिए भेजे थे, लेकिन गुड्डू जिंदा बच गया। मुन्ना को काफी बुरा लग रहा क्योंकि उसे पहली बार उसके पिता ने एक काम करने को दिया था लेकिन वो काम भी अधूरा रह गया। मुन्ना देखता है कि उसे 5 गोलियां लगी थी और उसके बाद भी वो मरा नहीं है। ये जानकर वो अपने आप को समझने लगता है कि वो मरने वाला नहीं है, चाहे जितनी भी गोलियां उसे मार दो। अगले सीन में हम शरद को देखते हैं जो रति शंकर का बेटा है और वो जौनपुर का राजा बन गया है और पूरा जौनपुर को कंट्रोल करता है। शरद अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था और उसे पता चल गया था कि गुड्डू और बबलू ने उसके पिता की जान ली थी, लेकिन उसकी माँ कहती है कि अगर तुम्हें बदला लेना है तो पहले मिर्जापुर से लेना होगा, जैसे कि तुम्हारे पिता चाहते थे, तब जाकर तुम अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी कर पाओगे। अगले सीन में हम लाला को देखते हैं जो अपने समधी के साथ कब्रिस्तान में बैठे हुए थे क्योंकि पिछले सीजन में लाला की बेटी का जिसके साथ शादी होने वाला था उसी रात के दूल्हे को भी गोली लग गई थी और वो मर गया। अब लाला अपने दामाद का मौत का बदला लेना चाहता था। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और शादी में तबाही के बारे में पूछने लगती है, लेकिन लाला उन लोगों से कुछ भी नहीं कहता। लाला फैसला कर लेता है कि वो मुन्ना से अपने दामाद के मौत का बदला खुद लेगा। इसके बाद गोलू और डिम्पी को देखते हैं जो एक जगह छुपे हुए थे और वो दोनों अपने लिए खाना चुरा कर जा रहे थे और उन दोनों को वहां पर एक लड़का देख लेता है। घर पहुंचने के बाद वो दोनों देखती हैं कि गुड्डू बहुत जोर से चिल्ला रहा था और अपने भाई को याद कर रहा था। जैसे ही वो दोनों अपने घर का दरवाजा खोलते हैं वो दोनों देखते हैं कि गुड्डू अपने डॉक्टर का गला दबोच के रखता है। गोलू और डिम्पी दोनों गुड्डू को संभालते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि गुड्डू के इलाज के लिए उन दोनों ने एक डॉक्टर को किडनैप करके रखा है जो हर समय गुड्डू का ध्यान रखेगा और उसे ठीक होने में मदद करेगा, लेकिन गुड्डू कहता है उसे ठीक नहीं होना है बल्कि उसे बदला लेना है। गोलू गुस्सा हो जाती है और गुड्डू को बंदूक उठाने के लिए कहती है, लेकिन गुड्डू के पैर और कंधे में गोली लगी हुई थी जिस कारण वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। गोलू समझाती है कि आप जब तक ठीक नहीं हो पाएंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ना ही बदला ले पाएंगे, इसलिए आपको पहले ठीक होना पड़ेगा। इसके बाद हम जेपी यादव को देखते हैं जो अपने भैया से मिलने के लिए आते हैं जो उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर यादव जी को थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि तुमसे कहा गया था कि शहर में वायलेंस कम हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हर किसी के हाथ में बंदूक है और अगर इसी तरह चलता रहा तो कोई भी हमें वोट नहीं देगा, और तुरंत वायलेंस को कम करने के लिए कहता है। इसके बाद हम गुप्ता जी को देखते हैं जो कालीन भैया के घर आते हैं और वहां वो देखते हैं कि मुन्ना बिस्तर पर लेटा हुआ था। गुप्ता जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि मुन्ना ने उसकी बेटी स्वीटी को मार दिया और पूछने लगता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। मुन्ना कहता है कि मैं उसे प्यार करता था और वो किसी और की हो गई, इसलिए मैंने उसे मार दिया। कालीन भैया गुप्ता जी को समझाते हैं कि एक बेटी तुम्हारी मर गई है लेकिन दूसरी बेटी घर से भाग चुकी है, उसे ढूंढने की कोशिश करो और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाने के लिए कहता है। लेकिन गुप्ता जी समझ गया था कि कालीन भैया अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए गुप्ता जी फैसला करते हैं कि वो मुन्ना भैया और कालीन भैया दोनों से अपनी बेटी के मौत का बदला जरूर लेगा। और इसीलिए गुप्ता जी मौर्या के पास जाता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि वो कालीन भैया और मुन्ना के अंडर काम करता था, लेकिन अब उसकी आंखें खुल चुकी है। वो अब उन सबको ठिकाने लगाना चाहता है, अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता है। लेकिन इंस्पेक्टर मौर्य पहले से ही डरे हुए थे और वो समझ गया था कि शहर में तो अब कालीन भैया का दबदबा है, इसलिए वो गुप्ता जी से कहते हैं कि मैं अब इन सब चीजों से बाहर हूँ और अब जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा क्योंकि मेरी भी फैमिली है, मुझे उन्हें जिंदा रखना होगा। ये सुनकर गुप्ता जी हैरान हो जाते हैं और ठान लेते हैं कि वो अकेले ही उन दोनों से बदला लेगा। इधर हम रमाकांत को देखते हैं जो अपने दोनों बेटे गुड्डू और बबलू को याद कर रहे थे
और उनकी याद में रोने लगते हैं। इधर शरद अपने कुछ व्यापारियों के साथ मीटिंग करने के लिए बैठता है। शरद दरअसल दारू का व्यापारी है और यहाँ जितने भी व्यापारी हैं सभी शरद से दारू की सप्लाई लेते हैं और मार्केट में बेचते हैं, और सभी व्यापारी चड्डा से दारू खरीदते हैं और चड्डा शरद से दारू का सप्लाई लेता है, जिससे कि शरद उसे कमीशन लेता है। लेकिन वहां पर दो और व्यापारी बैठे हुए थे जिससे कि शरद को कोई भी कमीशन नहीं मिल रहा था। वो दोनों व्यापारी कहते हैं कि हमने आज तक तुम्हारे पिताजी को कमीशन नहीं दिया, तो हम तुम्हें कैसे कमीशन दे देंगे। ये सुनने के बाद शरद फैसला करता है कि दारू की सप्लाई उन दोनों व्यापारियों को नहीं दिया जाएगा बल्कि चड्डा को दिया जाएगा, और ये सारे दारू उन दोनों सप्लायर के इलाके में बेचने के लिए कहता है। ये सुनकर दोनों व्यापारी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन इससे शरद को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसे यूसुफ नाम के आदमी का फोन आता है जो उसे कहता है कि मुझे मुन्ना के बारे में पता चल गया है। इधर रात के समय मुन्ना और ललित दोनों आपस में बात कर रहे थे, जिसमें मुन्ना कहने लगता है कि वो अमर है, वो कभी नहीं मरेगा। तभी वहां उसके पिताजी आते हैं और उसे कहते हैं कि कल सुबह तुम्हारी लंबी आयु के लिए पूजा रखवाई गई है। अगले दिन पूजा होने लगती है और पूजा हो जाने के बाद कालीन भैया अपने पिता सत्यानंद त्रिपाठी से पूछते हैं कि बंदूक का व्यापार बढ़ाना पड़ेगा। मुन्ना कहता है कि गन्स का डिपार्टमेंट मेरा है और मैं पूरी मेहनत से व्यापार को बढ़ाऊंगा। कालीन भैया गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो अपने बेटे को अभी तक काबिल नहीं समझते, इसलिए कहते हैं तुम तो चुप ही रहो। कालीन भैया अपने पिता से पूछते हैं जौनपुर खाली है और फिलहाल रतिशंकर के बेटे शरद अपने शहर को टेक ओवर कर रहा है, और हम सोच रहे हैं कि जौनपुर को भी कंट्रोल में ले लिया जाए क्योंकि शरद पढ़ा लिखा है और समझदार इंसान है और वो कभी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। सत्यानंद कहते हैं कि अगर तुम जौनपुर कंट्रोल में ले लोगे तो हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। इसके बाद गोलू और डिम्पी को देखते हैं जो सभी के लिए खाना बना रही थी। तभी वहां पर वही लड़का आ जाता है जो उन दोनों को चोरी करते हुए देखा था। उसके साथ एक पुलिस वाला भी था और वो पुलिस वाले को बता देता है कि यही दोनों लड़कियां बंदूक लेकर पूरे गांव में चोरी करती हैं। पुलिस वाला अंदर जाकर देखता है कि वहां पर गुड्डू घायल बैठा था। उसे देखकर वो पुलिस वाला चौंक गया था और कहता है कि गुड्डू को जिंदा मैं लेकर कालीन भैया के पास चला जाऊंगा तो मुझे वो इनाम देंगे। पुलिस वाला दोनों लड़कियों को गुड्डू को उठाने के लिए कहता है, लेकिन गुड्डू बेहोश था। गोलू और डिम्पी दोनों मिलकर गुड्डू को उठाने लगती हैं। तभी अचानक गुड्डू होश में आता है और पुलिस वाले के ऊपर हमला करने लगता है। इसके बाद वो आदमी जो पुलिस वाले के साथ आया था वो वहां से भाग जाता है। उसे पकड़ने के लिए डिम्पी उसके पीछे दौड़ती है। इधर गोलू वहां पर रखे एक बंदूक उठा लेती है और पुलिस वाले के ऊपर चलाने लगती है, लेकिन वो एक भी गोली पुलिस वाले को नहीं लगती। गुड्डू पूरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन तभी गोलू एक चाकू लेकर पुलिस वाले के ऊपर हमला करने लगती है और उसे मार देती है। इधर डिम्पी भी उस आदमी को पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस आदमी को मार नहीं पाती और उसे जिंदा छोड़ देती है। अगले सीन में हम जेपी यादव को देखते हैं जो कालीन भैया को मिलने के लिए बुलाते हैं। यादव जी कालीन भैया से कहते हैं कि हमने तुमसे कहा था शहर में वायलेंस कम करने के लिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा दंगा फसाद होते ही जा रहा है। कालीन भैया गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि व्यापार में थोड़ा बहुत वायलेंस होगा ही, लेकिन इसके वजह से आपके पार्टी को चुनाव में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जेपी यादव कालीन भैया को धमकाते हुए कहते हैं कि हमें मुन्ना चाहिए क्योंकि इस वायलेंस के पीछे तुम्हारा बेटा ही है और उसे कुछ सालों की सजा हो जाएगी, और 24 घंटे का टाइम भी देता है कि मुन्ना को मेरे हवाले करने, नहीं तो हम खुद मुन्ना को उठा लेंगे। ये सुनने के बाद कालीन भैया का भी दिमाग हिल गया था। यहाँ हम जौनपुर में देखते हैं कि शरद के घर में रतिशंकर की आत्मा की शांति के लिए पूजा रखवाई जा रही थी। फिर वहाँ उनसे मिलने के लिए यूसुफ आता है जिसका बेटा लाला की बेटी शबनम के साथ शादी करने वाला था। जिस रात शादी होने वाली थी उसी रात मुन्ना ने उसके बेटे को मार दिया था और वो अब मुन्ना से अपनी बेटे के मौत का बदला लेना चाहता है। इसीलिए वो शरद के पास मदद के लिए आता है और कहता है एक बार मेरी मुलाकात मुन्ना से करवा देने। इधर मकबूल मुन्ना को फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुन्ना का फोन लग ही नहीं रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि मुन्ना जौनपुर शरद के घर जा रहा था अपनी पूरी फौज लेकर, क्योंकि कालीन भैया ने कहा था जौनपुर को हम कंट्रोल करेंगे। इसीलिए मुन्ना अकेले ही शरद से मिलने के लिए जा रहा था। ये बात शरद को जब पता चलती है कि मुन्ना उसके घर आ रहा है, ये सुनकर शरद घबराता नहीं बल्कि मुन्ना का स्वागत करता है। मुन्ना कहता है कि हम जौनपुर लेने आए हैं। ये सुनकर शरद सोचने लगता है और आखिर में जवाब देता है कि मैं तुम्हें जौनपुर दे दूंगा, लेकिन मुझे मिर्जापुर से भी मदद मिलनी चाहिए और हम तुम्हारे अंडर ही काम करेंगे, क्योंकि पापा के जाने के बाद हमारी दुश्मन खत्म हो गई है।
हम और तुम नई पीढ़ी हैं, इसलिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। शरद मुन्ना को अपने घर के अंदर बुलाता है और यूसुफ से मिलवाता है, जो वहाँ खाना खा रहा था। यूसुफ मुन्ना को देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे गोली मारने ही वाला था। तभी शरद का एक आदमी यूसुफ को पकड़ के ले जाता है और उसे मार डालता है। और तब से मुन्ना को शरद की वफादारी दिखाई देने लग रही थी। वापस मिर्जापुर पहुंचने के बाद कालीन भैया हैरान हो गए थे कि बिना वायलेंस किए मुन्ना जौनपुर को अपने कंट्रोल में कर चुका है। कालीन भैया खुश थे और मुन्ना से ये कहते हैं कि शहर के बाहर मुझसे पूछे बिना मत जाना। सत्यानंद पूछता है कि जेपी यादव के साथ मीटिंग में क्या हुआ। कालीन भैया बताते हैं कि वो रोज की तरह बात कर रहे थे, लेकिन हम कल लखनऊ जाएंगे और मुन्ना को लेकर चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग भी करेंगे और साथ में ललित को भी चलने के लिए कहता है। इधर शरद से मिलने के लिए उसका सप्लायर चड्डा आता है और कहता है कि अगर यूसुफ मुन्ना को मार दिया तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन शरद बताता है कि अगर मुन्ना को मरवाना होता तो हम मिर्जापुर के ऊपर कंट्रोल नहीं ले पाते और इसके लिए पहले हमें उनके घर में घुसना होगा और उनके ऊपर अपनी वफादारी पहले दिखानी होगी, तभी हम मिर्जापुर को कंट्रोल कर पाएंगे। इधर मिर्जापुर में हम गुड्डू, गोलू और डिम्पी को देखते हैं, जो उसके डॉक्टर उन लोगों को लेकर अपने घर चले जाते हैं, जहाँ वो सभी डॉक्टर के घर में ही रहते हैं। रात के समय जब वो लोग सभी सो रहे थे, गुड्डू को नींद नहीं आ रही थी और वो उठने की कोशिश करता है और बंदूक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदूक चला ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं हुई है। इधर वापस हम बीना को देखते हैं, जो अपने ससुर सत्यानंद का पैर दबा रही थी। जब वो उसके कमरे से जाती है अब तो कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ उस रात उसमें बीना को बहुत मजा आया था, यानी कि अब सत्यानंद और बीना के बीच एक रिलेशनशिप शुरू हो गया है। कालीन भैया को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन बीना अंदर ही अंदर बहुत घबराने लगती है क्योंकि अगर कालीन भैया को पता चल गया कि उसका अफेयर राजा और उसके ससुर के साथ चल रहा है तो कालीन भैया उसे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद हम चीफ मिनिस्टर के घर को देखते हैं, जहाँ सभी लोगों के लिए आम दरबार आयोजित किया गया था और वहाँ जिन लोगों को परेशानी हो रही है वो सभी अपनी परेशानियां लेकर चीफ मिनिस्टर के पास आते हैं। चीफ मिनिस्टर उन सभी परेशानियों को सुनकर उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं और ये सब कुछ चीफ मिनिस्टर इसलिए कर रहे थे क्योंकि इलेक्शन आ रहा था और अगर जनता के ऊपर उनकी छवि अच्छी नहीं रहेगी तो उसे वोट कौन देगा। फिर वहां उनसे मिलने के लिए कालीन भैया और उसके बेटे मुन्ना आते हैं और उन्हें बताते हैं कि जेपी यादव काफी दिक्कत डाल रहे हैं और हम डायरेक्ट आपसे डील करना चाहते हैं और पार्टी के लिए पैसे भी हम आपको डायरेक्ट देंगे, लेकिन एक शर्त है कि जेपी यादव हमारे और आपके बीच नहीं आना चाहिए। जेपी यादव हमसे अपने बेटे मुन्ना को जेल में भेजने की बात कर रहा था और कोई भी बाप अपने बेटे को जेल नहीं भेजता। उस रात गोरखपुर में शादी वाले दिन ललित अपने हाथ में बंदूक लिए फायरिंग कर रहा था। कालीन भैया ललित से पूछते हैं कि उस रात तुम शादी वाले दिन कर क्या रहे थे। ललित बताता है कि हम मुन्ना भैया के साथ ही थे और गोली चला रहे थे। कालीन भैया यही बात चीफ मिनिस्टर को बताने के लिए कहते हैं और ये सुनकर ललित घबरा कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मकबूल उसे पकड़ लेता है और उसका गर्दन मरोड़ कर उसे मार डालता है। ये सब देखकर मुन्ना बहुत ज्यादा उदास हो गया था क्योंकि ललित एकमात्र उसका दोस्त था। चीफ मिनिस्टर पूरी बात समझ जाते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कालीन भैया को हाँ कह देते हैं और अपने कर्मचारी आनंद से कहते हैं कि पुलिस वाले से कह देने के लिए कि गोरखपुर वाले कांड में ललित को दोषी पाया गया है और उनका इनकाउंटर कर दिया गया है। उसी रात हम देखते हैं कि बाबर गुड्डू और गोलू के लिए बंदूक और बाकी जरूरी सामान लेकर आता है और गोलू पूछती है क्या तुम मुझे बंदूक चलाना सिखाओगे। ये सुनकर अगले ही दिन बाबर गोलू को बंदूक चलाना सिखाता है, लेकिन गोलू ठीक से बंदूक निशाने पर लगा नहीं पा रही थी। गुड्डू खुद गोलू को बंदूक चलाना सिखाता है, जिससे कि धीरे धीरे गोलू बंदूक चलाना सीखने लगती है। ये देखकर डिम्पी अपने भैया गुड्डू से कहती है कि वो वापस घर जाना चाहती है, एक बार वो अपने माता पिता से मिलना चाहती है। इसके बाद हम लखनऊ चले जाएंगे। गुड्डू गोलू को भी कहता है कि वो भी अपने पिता से मिलने के लिए अपने घर चली जाए। अगले दिन सभी मिर्जापुर जाने के लिए निकलते हैं। इधर वापस मुन्ना और कालीन भैया को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए उनके सप्लायर आते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि उनके गन के व्यापार में बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन मुन्ना कहता है कि अब से हमारे व्यापार में पुराना क्रेडिट वाला सिस्टम शुरू हो गया है, जितने भी गन्स आप लोग बेच सकते हो बेचो और 2 महीने के बाद पैसा लेकर फिर से गन्स ले जाने के लिए कहता है। इधर इंस्पेक्टर मौर्य को कालीन भैया की तरफ से खाना खाने के लिए घर में आने का इनविटेशन मिलता है। रात के समय मौर्य कालीन भैया के घर खाना खाने के लिए आते हैं। खाना खाने के बाद कालीन भैया मौर्य को बहुत सारा पैसा देते हैं और कहते हैं कि आप अपने पुलिस वालों से कह देना कि फिर से गन्स मार्केट में उतरने वाले हैं और अब कोई पुलिस वाला हमारे सप्लायर को परेशान नहीं करना चाहिए। ये सुनकर मौर्य राजी हो जाता है और वहां से चला
चला जाता है। रात के समय गुड्डू गोलू को अपने घर छोड़कर वो डिम्पी के साथ अपने घर पहुंचता है और उन दोनों को देखकर रमाकांत और उसकी बीवी दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उनके दोनों बच्चे घर वापस आए हैं। लेकिन गुड्डू कहता है कि हम लोग यहाँ रहने के लिए नहीं आए, बल्कि आप लोगों से मिलकर हम लोग वापस चले जाएंगे। डिम्पी को पढ़ाई करने के लिए हम लखनऊ भेज देंगे। रमाकांत कहता है कि तुम्हें अपने घर की जिम्मेदारी लेनी होगी। गुड्डू कहता है कि हम घर की जिम्मेदारी नहीं बल्कि मिर्जापुर लेने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ गोलू भी अपने पापा से कहती है कि हम यहाँ रुकने के लिए नहीं आए हैं, बस आपसे मिलकर हम वापस चले जाएंगे। आप भी चाहते थे कि आपकी बेटी पूरे शहर में राज करे, इसीलिए अब मैं मिर्जापुर पर राज करूंगी। कालीन भैया और मकबूल मिलकर एक डॉक्टर के पास जाते हैं। कालीन भैया डॉक्टर को बताते हैं कि मकबूल को गुप्त रोग है और अपनी बीवी को वो खुश नहीं रख पाता। कालीन भैया खुद की बीमारी को मकबूल की बीमारी कहकर बताने लगता है। ये सुनकर डॉक्टर कहते हैं कि ये आम बीमारी है और वो समझ जाते हैं कि कालीन भैया मकबूल की नहीं बल्कि खुद की बात कर रहे हैं और डॉक्टर कालीन भैया को एक टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। इधर बीना को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये जानकर वो थोड़ी घबराई हुई थी और सोच में पड़ गई थी कि आखिर ये बच्चा किसका हो सकता है, क्योंकि वो कालीन भैया, राजा और अपने ससुर तीनों के साथ संबंध बनाई थी। इसके बाद हम बाबर को देखते हैं जो मकबूल के घर बिरयानी लेकर आता है और मकबूल बताता है कि उसकी नानी बिरयानी खाने के लिए इंतजार कर रही है। खाना खाते समय बाबर कहता है कि आज रात को वो यहाँ नहीं रुकेगा बल्कि चला जाएगा। फिर बाबर उसी रात गुड्डू से मिलने के लिए जाता है और बताता है कि शरद और मुन्ना मिलकर यूसुफ को मार चुके हैं और साथ में जौनपुर को भी कंट्रोल में ले चुके हैं। ये बात जानकर गुड्डू अगले दिन लाला से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन लाला उन लोगों से मिलना नहीं चाहता था। फिर गुड्डू डिम्पी को लाला के घर के अंदर भेजता है, क्योंकि लाला की बेटी शबनम उसकी दोस्त थी। डिम्पी शबनम से मिलने के लिए अंदर चली जाती है और शबनम से कहती है कि मेरे भैया तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। अब इसके बाद गुड्डू लाला के साथ मीटिंग करता है और बताता है कि आपकी बेटी के साथ जो हुआ उसका बदला आपको नहीं लेना। लाला कहता है हम तो व्यापारी हैं, हमें मारना नहीं आता। गुड्डू लाला को बताता है कि यूसुफ को मुन्ना और शरद ने मार दिया है और वो दोनों कभी भी यहाँ आकर आपको मार सकते हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उन लोगों से बदला लेना है और मिर्जापुर पर राज करना है। लाला बताता है कि तुम ऐसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम अभी छोटे हो और त्रिपाठी बहुत सालों से मिर्जापुर पर राज कर रहे हैं और तुम्हारी मदद करके मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। ये कहकर लाला वहां से चला जाता है। इधर कालीन भैया को पता चलता है कि बीना माँ बनने वाली है और ये सुनकर वो खुश हो गया था और अपने पिताजी को ये खुशखबरी कहने के लिए जाता है, लेकिन बीना बोलती है कि वो खुद बाबूजी को ये खुशखबरी सुनाएगी। बीना अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और बताती है कि वो माँ बनने वाली है और ये बेटा उसका है। ये सुनकर सत्यानंद काफी खुश हो गया था और कहता है कि तुम्हारा पति तुम्हारा ख्याल रखे ना रखे, पर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अगले सीन में हम रमाकांत को देखते हैं जो मौर्य से मिलने के लिए उसके घर आता है और पूछता है कि उस दिन गोरखपुर में शादी की रात ललित के साथ साथ मुन्ना भी गोली चलाया था और सजा मुन्ना को भी मिलनी चाहिए, लेकिन मौर्य बताता है कि ये केस बंद हो चुका है। ये भी कहता है कि आप पहली बार हमारे घर आए हैं, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आगे से मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। रमाकांत वहाँ से चले जाते हैं। फिर रमाकांत शादी में आए सभी मेहमानों की लिस्ट बनाता है और उन सभी से जाकर पूछताछ करने लगता है, लेकिन कोई भी मुन्ना के खिलाफ गवाही नहीं देना चाहता था। इसके बाद हम गुड्डू को देखते हैं जो अपनी बहन डिम्पी को लेकर लखनऊ पहुंचता है हॉस्टल में दाखिला करवाने, ताकि वो वहां रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। वहां उन लोगों को हॉस्टल में दाखिला मिल जाता है, लेकिन वहां गुड्डू की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम रॉबिन है। रॉबिन कहता है कि इस हॉस्टल में आप रूम के अंदर कुछ भी कर सकते हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। ये सुनकर गुड्डू कहता है कि यहाँ मेरी बहन पढ़ने के लिए आई है, अगर आप मेरी बहन से मिले तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। रॉबिन माफी मांगता है और कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट ब्रोकर हूँ, कहाँ पैसा लगाना है, पैसों को कैसे डबल करना है, इन सब चीजों में मैं काम करता हूँ। गुड्डू कहता है कि मिर्जापुर में मेरे पापा के नाम पर एक फ्लैट है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ। रॉबिन कहता है कि 2 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा। गुड्डू रॉबिन का फोन नंबर ले लेता है और बाद में मिलने के लिए कहता है। इस बार फिर जब गुड्डू और गोलू वहाँ से जा रहे थे तभी डिम्पी गुड्डू के पास आकर अपने हॉस्टल का नंबर दे देती है और तभी रॉबिन गुड्डू की बहन को देख लेता है। इधर मुन्ना अपने साथियों से कहता है कि यूसुफ को हमने मार दिया, लेकिन लाला अभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि लाला के ऊपर नजर रखें। इधर बाबर लाला के घर पहुंचता है 35 लाख रुपए लेकर और ये पैसे गुड्डू ने अपने मिर्जापुर वाले फ्लैट को बेच कर लाया है और लाला से कहता है बहुत सारे अफीम लेकर आने और मैं आपको सप्लायर के साथ डील करवाऊंगा और सारा प्रॉफिट भी आपको दिलवाऊंगा। अगर ऐसा मैं नहीं कर पाया तो आज के बाद मैं आपसे नहीं मिलूंगा। लाला खुद सप्लायर के साथ मीटिंग करने के लिए एक जगह इंतजाम करते हैं और वहां जाकर गुड्डू के साथ सभी सप्लायर के साथ मीटिंग करते हैं। गुड्डू लाला को बताता है कि ये
सभी सप्लायर अफीम के व्यापार हैं। गुड्डू सभी सप्लायरों को बताता है कि आप सभी का धंधा अभी ठंडा चल रहा है, इसीलिए अभी से अफीम लाला सप्लाई करेंगे। ये सुनकर सारे सप्लायर्स मान जाते हैं और अफीम के लिए मुंह मांगी रकम देने लगते हैं, जिसके लिए लाला को बहुत ज्यादा खुशी होती है। लाला गुड्डू और गोलू को आज की रात अपने घर पर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन गुड्डू कहता है कि ये सिर्फ एक रात की बात नहीं है, मुझे आपके साथ लंबा व्यापार करना है। और इसके लिए गुड्डू लाला से अपने घर में रहने के लिए एक जगह मांगता है, क्योंकि लाला के घर में बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है। लेकिन लाला कहता है कि मुझे इसके बारे में सोचना होगा। उसी रात जब सभी लोग सो रहे थे, तभी मुन्ना के आदमी लाला को मारने के लिए उसके हवेली तक पहुंच जाते हैं, लेकिन गोलू उन लोगों को देख लेती है और उनके ऊपर गोली से हमला करने लगती है। गोली की आवाज सुनकर गुड्डू भी जाग गया था और वो गुंडा गुड्डू को देखकर घबराने लगता है और अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन गुड्डू उस गुंडे को मार देता है और उसे पता चलता है कि मुन्ना ने लाला को मारने के लिए अपने आदमी भेजे हैं। इधर कालीन भैया के घर में हम देखते हैं कि डॉक्टर कालीन भैया का रिपोर्ट लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कालीन भैया नहीं थे। बीना डॉक्टर से पूछती है कि ये किस चीज की रिपोर्ट है। डॉक्टर कहते हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता, ये रिपोर्ट मुझे कालीन भैया को देना है। बीना डॉक्टर को धमकाने लगती है, जिससे कि डॉक्टर वो रिपोर्ट बीना को देकर वहां से चला जाता है। बीना जब वो रिपोर्ट पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि कालीन भैया अपना गुप्त रोग का इलाज करवाने के लिए ये सब टेस्ट करवा रहे थे। इधर हम कालीन भैया को देखते हैं, जिसे मिलने के लिए वहां पर एक पोस्टमैन आता है और उसे एक पार्सल देता है। उस पार्सल को खोलने के बाद वो लोग देखते हैं कि उसमें किसी आदमी का दांत रखा हुआ था और साथ में एक चिट्ठी भी लिखी हुई है, जिसमें लिखा है कि गुड्डू अभी जिंदा है। ये जानकर कालीन भैया का तो होश ही उड़ गया था। मुन्ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुड्डू को मारने के लिए निकलने लगता है, लेकिन कालीन भैया उसे समझाते हैं कि गुड्डू ने इतनी बहादुरी से हमें ये चिट्ठी भेजा है, इसका मतलब ये है कि लाला भी उसके साथ मिल चुका है और हमें जो कुछ भी करना होगा बहुत सोच समझ के करना होगा और समय आने पर हम गुड्डू को मार ही देंगे। फिलहाल अभी इलेक्शन का टाइम है और कालीन भैया मुन्ना से कहते हैं कि जाकर रैली करवाने के लिए और पार्टी का प्रचार करने। इधर बीना अपने ससुर से आकर कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और घर का काम मैं नहीं कर पा रही, इसीलिए वो अपने ससुर से कहती है राजा को वापस बुलाने, क्योंकि पिछले सीजन में जब सत्यरन त्रिपाठी को पता चला था कि उसकी बहू राजा के साथ संबंध बना रही थी, तब उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन अब बीना चाहती है कि राजा वापस आ जाए और घर का काम करे। सत्यानंद इसके लिए मान जाते हैं और राजा को वापस लाने के लिए कहते हैं। इधर पार्टी का प्रचार बहुत जोरों शोरों से किया जा रहा था और मुन्ना सभी युवाओं से पार्टी के लिए वोट मांगता है। फिर वहां भाषण देने के लिए चीफ मिनिस्टर की बेटी माधुरी आती है और वो भी पार्टी का प्रचार करने लगती है और पूरे उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने की राह में निकल पड़ती है। फिर रात के समय मुन्ना माधुरी से मिलने के लिए उसके घर आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि माधुरी एक विधवा है। 1.5 साल पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी। मुन्ना मजाक में पूछ लेता है कि इतने सालों तक आपने संबंध नहीं बनाया तो आप जी कैसे रही हैं? माधुरी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहती। अगले सीन में गुड्डू शबनम से जाकर माफी मांगता है और कहता है कि अगर हम तुम्हारी शादी में नहीं आते तो ये सब कुछ नहीं होता, और माफी मांगकर वो वहाँ से चला जाता है। राजा जब वापस आता है तो बीना उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसका है और इसीलिए वो उसे यहाँ पर बुलाई है। यह जाने के बाद राजा बीना की बात मान जाता है और वहाँ रहने लगता है। इधर मकबूल कालीन भैया को बताता है कि वो अपने आदमियों को गुड्डू को ढूंढने के लिए भेज दिया है और जैसे ही गुड्डू का पता चलेगा वो कालीन भैया को बता देगा। इधर हम देखते हैं कि अफीम की सप्लाई शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके लाला बहुत मुनाफा कमाने लगता है और उसमें थोड़ा सा कमीशन वो गुड्डू को भी देता है। गोलू कहती है कि इतना सारा पैसा हम लोग बैंक में नहीं रख सकते। गुड्डू बताता है कि वो आदमी जो हमारा फ्लैट बेचा था वो हमारा पैसा इन्वेस्ट कराएगा और इस पैसे से और पैसा बनाएगा। अगले दिन गुड्डू और गोलू लखनऊ चले जाते हैं डिम्पी से मिलने के लिए, लेकिन वहां उन लोगों को रॉबिन डिम्पी के कमरे में दिख जाता है और उसे देखकर गुड्डू बहुत गुस्सा हो गया था और अपनी बहन से कहता है कि ये आदमी अगर तुम्हारे कमरे में फिर से दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गोलू रॉबिन से कहती है कि तुमसे कुछ काम है। गोलू अपने पास रखे हुए सारे पैसे लेकर रॉबिन के ऑफिस में चली जाती है और रॉबिन से कहती है कि ये सारा पैसा हमें डबल करवाना है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गुड्डू भैया तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रॉबिन कहते हैं कि हो जाएगा। तभी रॉबिन को उसके एक और क्लाइंट का फोन आता है और पैसा निकाल कर रखने के लिए बोलता है। रॉबिन पैसे निकालने के लिए अंदर वाले कमरे में चला जाता है। तभी वहां पर एक और आदमी आता है जिसने रॉबिन को फोन किया था और वो भी अपना पैसा लेने के लिए आया था। वो लड़का गोलू से बात करने की कोशिश करता है लेकिन गोलू उस लड़के से बात नहीं करती। गोलू वहां से चली जाती है। इधर मकबूल कालीन भैया को बताता है कि अफीम की सप्लाई फिर से शुरू हो चुकी है। कालीन भैया सभी सप्लायर के साथ मीटिंग करवाने के लिए बोलते हैं। सभी सप्लायर को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और कालीन भैया उन लोगों से कहते हैं कि अभी इलेक्शन का टाइम है
और इसीलिए हमें पार्टी को जिताने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, इसलिए गन्स की सप्लाई बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनमें से एक सप्लायर कहता है कि हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं जिससे हम गन सप्लाई कर सकें। ये सुनकर भैया कहते हैं क्योंकि आप लोगों ने तो सारा पैसा लाला को दे दिया है, और वो ये भी कहते हैं कि उनकी डील गुड्डू ने करवाई थी। कालीन भैया कहते हैं कि अब जो फैसला लेगा वो मुन्ना लेगा, क्योंकि मेरे बाद मिर्जापुर का किंग वही है और वो जो भी फैसला लेगा वही होगा। मुन्ना उठकर उस सप्लायर को गोली मार देता है और दूसरे सप्लायर को भी गोली मारने वाला था, लेकिन तभी वहां पर शरद भी बैठा हुआ था। वो मुन्ना को रोकता है और कालीन भैया से कहता है कि इन्हें अफीम का व्यापार यहाँ पर करने दीजिए और बदले में आप इनसे कमीशन लीजिएगा। कालीन भैया मान जाते हैं और 20% लेने का फैसला करते हैं। शरद पहली बार कालीन भैया से मिलता है और उन्हें देखकर कालीन भैया भी खुश हो गए थे। रात के समय मुन्ना बैठकर दारू पी रहा था और उसे मिलने के लिए शरद आता है और गुड्डू के बारे में पूछने लगता है और ये भी पूछता है कि तुम्हें गुड्डू को मारने का मन नहीं करता। मुन्ना कहता है मेरे पापा ने मुझे रोक लिया था, इसीलिए मैं अभी शांत हूँ, नहीं तो मैं उसे कब का मार देता। शरद मुन्ना को कहता है कि हम दोनों मिलकर गुड्डू को मारेंगे और उसके मारने का प्लानिंग भी वो लोग बनाने लगते हैं। अगले दिन शरद उसी सप्लायर के पास जाता है जिसकी जान मुन्ना लेने वाला था। शरद कहता है कि सिर्फ एक बार गुड्डू से मुलाकात करवाने, क्योंकि उस सप्लायर से गुड्डू अफीम का सप्लाई करवाता था। वो सप्लायर मान जाता है। अगले दिन शरद और मुन्ना मिलकर उस सप्लायर के साथ गुड्डू से मिलने जाते हैं। शरद के पास बाबर आता है और उसकी तलाशी लेने लगता है। फिर वो उसे लेकर गुड्डू के पास जाता है। गुड्डू शरद को अफीम बेचने लगता है और शरद अफीम को टेस्ट करता है और अफीम खरीद लेता है। लेकिन गुड्डू को पता था कि शरद यहाँ अफीम खरीदने के लिए तो नहीं आया था, उसे यहाँ मारने के लिए आया है। तभी अचानक शरद अपनी बंदूक निकाल लेता है और बताता है तुमने मेरे पिता को मारा। लेकिन गुड्डू शरद को धमकी देता है कि तुम्हारे पिता ने मेरी माँ को गाली दिया, तुमने भी दिया, वो तो मारे जा चुके हैं, तुम भी मरोगे। ये कहकर गुड्डू शरद को टेबल के ऊपर पटक देता है। फिर दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इधर मुन्ना पहुंच जाता है और शरद को बचाने के लिए वो गुड्डू को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। बाबर उनके आदमी को गोली मारने लगता है और गुड्डू मुन्ना को बेधड़क मारता है और उसे घायल कर देता है। फिर गुड्डू शरद को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिर मुन्ना भी गुड्डू के ऊपर हमला करता है, लेकिन गुड्डू मुन्ना को भी पकड़ लेता है और दोनों को एक साथ मारने लगता है। शरद अपने आप को छुड़ा लेता है। फिर वहां पर एक बड़े से रैक को गुड्डू के ऊपर वो गिरा देता है, जिस कारण गुड्डू घायल हो गया था और दोनों वहां से भाग जाते हैं। गोलू अफीम की सप्लाई के लिए रॉबिन के ऑफिस में आती है, जहाँ रॉबिन दो औरतों को लेकर आता है जो चश्मे का बिजनेस करती है। लेकिन उन दोनों औरतों का नेटवर्क दूर तक फैला हुआ नहीं था, इसीलिए गोलू उन दोनों के साथ डील नहीं करती। गोलू रॉबिन से उसके दोस्त के बारे में पूछती है जो बिहार में रहता है, उससे मुलाकात करवाने के लिए वो कहती है। रॉबिन मान जाता है। तभी गोलू को फोन आता है और उसे पता चलता है कि गुड्डू के ऊपर हमला हुआ। गोलू तुरंत गुड्डू के पास पहुंचती है और देखती है कि गुड्डू का चेहरा खून से लथपथ था। गोलू गुड्डू को डांटती है और कहती है कि आप अकेले उन लोगों से मिलने के लिए चले गए थे और मुझे बताए भी नहीं। गुड्डू कहता है कि आज मुझे बहुत मजा आया और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, और अगली बार वो दोनों मेरे हाथ फिर से लगेंगे तो वो जिंदा नहीं बचेंगे। इधर मुन्ना और शरद दोनों कालीन भैया के पास पहुंच जाते हैं और उन लोगों से पूछते हैं कि किसने गुड्डू के ऊपर अटैक करने के लिए कहा था। शरद पहले कहता है कि ये उसका आइडिया था, लेकिन मुन्ना कहता है मैंने कहा था। गुड्डू के ऊपर हमला करने के लिए ये आइडिया मेरा था, और कहता है कि वो मिर्जापुर का अगला किंग बनना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन कालीन भैया उसे समझाते हैं कि तुम इसके योग्य ही नहीं हो और अभी इलेक्शन का समय चल रहा है और चुनाव के प्रचार पे ध्यान दो और शहर में वायलेंस नहीं होना चाहिए। कालीन भैया मुन्ना को रैली करवाने के लिए भेज देते हैं और शरद को वार्निंग देते हैं। इधर गुड्डू फिर से अपने डॉक्टर को बुलाता है और कहता है पैर का एक्सरसाइज करवाने के लिए। डॉक्टर उसकी बात मान जाता है और गुड्डू के पैर का एक्सरसाइज उसे करवाने लगता है। तभी वहां पर शबनम आती है और उससे कहती है कि कहीं बाहर चलने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से वो घर से बाहर नहीं निकली। गुड्डू मान जाता है और दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। इधर रैली में पार्टी के प्रचार के लिए माधुरी मुन्ना का इंतजार कर रही थी। फिर सभी पार्टी के प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं। इधर बीना कालीन भैया से कहती है कुछ दिनों के लिए वो अपने मायके जाना चाहती है, क्योंकि उसके माँ के घर में एक पूजा है। ये सुनकर सत्येंद्र त्रिपाठी कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, त्रिपाठी के खानदान सिर्फ लड़के ही पैदा होते हैं और लड़का ही पैदा होगा। इधर फैक्ट्री में देखते हैं कि बिहार में गन सप्लाई करने की तैयारी की जा रही थी। तभी कालीन भैया मकबूल से कहते हैं बाबर का मामला खत्म करने के लिए, यानी कि बाबर को मारने के लिए। ये सुनकर मकबूल हैरान हो गया था, क्योंकि बाबर तो उसका ही भांजा है। इधर बीना लखनऊ अपने मायके पहुंच जाती है और वहां जाकर वो राजा को फोन कर गुप्ता जी को उससे मिलने के लिए बोलती है। गुप्ता जी गोलू को लेकर बीना के पास पहुंचती है और वहां उन
दोनों के बीच कुछ तो प्लानिंग चल रही थी जो आगे चलकर साफ साफ पता चल जाएगा। इधर गुड्डू पुलिस ऑफिसर से मीटिंग करता है और उन लोगों को कहने लगता है कि शहर में जितने भी क्रिमिनल घूम रहे हैं उन लोगों को मैं साफ कर दूंगा और आपको सिर्फ उन सभी क्रिमिनल को ठिकाने लगाना है। इसके बदले में सरकार आपको मेडल भी देगी और मैं आपको पैसा दूंगा। पुलिस ऑफिसर्स उसकी बात मान जाते हैं। फिर एक दिन एक जगह एक गुंडा एक बूढ़ी औरत के ऊपर अत्याचार कर रहा था। तभी वहां पर गुड्डू और बाबर पहुंच जाते हैं और गुड्डू उस गुंडे को बेधड़क मारता है और कहता है आज के बाद यहाँ दिखाई दिए तो मार दिए जाओगे। और आसपास के सभी लोगों से कहता है कि यहाँ कोई भी अत्याचार अब से नहीं होगा, अगर हुआ तो मुझे आकर बताना, मेरा नाम है गुड्डू पंडित। इधर मकबूल और बाबर दोनों खाना खा रहे थे और खाना खाते समय मकबूल बाबर के हालचाल के बारे में पूछने लगता है। बाबर कहता है सब कुछ ठीक है और वो अचानक अपने भांजे से गुड्डू के बारे में पूछता है तो बाबर गलती से कह देता है कि वो भी ठीक है। ये सुनकर दोनों एक दूसरे के ऊपर बंदूक तान देते हैं और मकबूल बताता है कि तुम वफादार नहीं हो, लेकिन बाबर कहता है कि मैं गुड्डू भैया के लिए वफादार हूँ और अब कालीन भैया के लिए। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए। इधर मुन्ना भैया से मिलने के लिए माधुरी उसके कमरे में आती है और उसे पूछती है कि तुम्हारा बोलने का ढंग बहुत ही खराब है। मुन्ना कहता है मैं ऐसा ही हूँ और मेरे पिता ने कहा है तुमसे ज्यादा बात नहीं करना और दूर ही रहने के लिए। माधुरी बताने लगती है तुमने पूछा था कि विधवा होने के बाद 1.5 साल तक मैंने कोई रिलेशन क्यों नहीं बनाया। माधुरी कहती है आज तक मुझसे रिलेशन बनाने की किसी ने पहल ही नहीं की। तभी अचानक दोनों मिलकर रोमांस करने लगते हैं। इधर चीफ मिनिस्टर अपने भाई से कहते हैं कालीन भैया अपनी बात के पक्के हैं और वो हमारे पार्टी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इधर वो गाड़ी जो कालीन भैया गन्स की सप्लाई के लिए बिहार भेजे थे वो गाड़ी बिहार में घुसते ही त्यागी परिवार का एक आदमी उस गाड़ी को पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। ये बात जब मुन्ना को पता चलती है तब मुन्ना शरद से गाड़ी छुड़वाने का काम देता है। अगले दिन शरद कालीन भैया को जाकर बताता है कि आप लोगों की गाड़ी बिहार में त्यागी परिवार ने पकड़ा है और उनके परिवार में सबसे बड़े दद्दा त्यागी है जो पूरे बिहार में राज करते हैं और उसके बेटे हमारे दोस्त हैं। कालीन भैया गन्स की गाड़ी को छुड़वाने के लिए उनसे कहते हैं। शरद बताता है कि दद्दा त्यागी बिहार के बहुत बड़े आदमी हैं। कालीन भैया उसे कहते हैं गाड़ी को छुड़ाने की जरूरत नहीं है बल्कि उनके साथ व्यापार बढ़ाना होगा। इसीलिए अगले दिन शरद और मुन्ना मिलकर बिहार चले जाते हैं उन लोगों से मिलने के लिए। इधर बिहार में दद्दा त्यागी को देखते हैं जिसका सेकेंड हैंड गाड़ियों का बहुत बड़ा बिजनेस है और वहाँ उन लोगों से मिलने के लिए एक आदमी आता है जिसे कंपनी ने भेजा है व्यापार बढ़ाने के लिए। उस आदमी का नाम कमानी है। कमानी त्यागी जी से कहता है कि हमारी कंपनी आपके यहाँ जमीन खरीदना चाहती है जिससे कि हमारा व्यापार बढ़ सके और जमीन के लिए मोल भाव करने के लिए कहता है, लेकिन दद्दा त्यागी इसके लिए राजी नहीं होते और गांव से बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और सभी गांव वालों से कहते हैं कि ये आदमी तुम्हारी जमीन खरीदने के लिए आया है, इसके बाद तुम्हारा घर ये लोग हड़प लेंगे। ये सुनकर सभी गांव वाले कमानी को मार डालते हैं और ये सब दद्दा त्यागी चुपचाप देख रहे थे। इधर शरद और मुन्ना दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं और भरत अपने पिता से पूछता है कि शरद अपने एक दोस्त को लेकर आया है गन्स का व्यापार बढ़ाने के लिए। ये सुनकर दद्दा त्यागी राजी हो जाते हैं और भरत मुन्ना के साथ डील पक्की कर लेता है। इधर घर वापस आने के बाद मुन्ना बहुत ज्यादा थक चुका था, लेकिन कालीन भैया बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि उसे पता चल गया था कि मुन्ना माधुरी के साथ इंटीमेट हो चुका है। ये सुनकर सत्यानंद त्रिपाठी कहते हैं कि राजनीति में रिश्ता बनाना बहुत बड़ा काम है। मतलब अब सीधी सी बात यह है कि मुन्ना की शादी माधुरी से करवानी होगी, लेकिन मुन्ना शादी के लिए मना कर देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन कालीन भैया सोच लेते हैं कि अगर इन दोनों की शादी हो जाती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में कालीन भैया का राज चलेगा। अगले दिन चुनाव के लिए आखिरी रैली निकाली जाती है और इसके लिए मुन्ना को सावधानी बरतने के लिए कहा गया था। कालीन भैया मकबूल से पूछते हैं क्या तुमने बाबर का मामला सॉल्व कर दिया? मकबूल कहता है हाँ, लेकिन वो बहुत चिंता में था। इधर लखनऊ में देखते हैं कि गुड्डू और गोलू बीना से मिलने के लिए आते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच एक डील हुई थी। गुड्डू मुन्ना और कालीन भैया को मारकर खुद मिर्जापुर का किंग बनना चाहता था, इसलिए वो बीना से मदद मांग रहा है और इसके बदले बीना उन दोनों से भी मदद मांगेगी क्योंकि बीना अपने होने वाले बच्चे की भविष्य के बारे में सोच रही है। क्योंकि अगर कालीन भैया को पता चलेगा ये बच्चा उनका नहीं है बल्कि राजा का है तो वो बीना को नहीं छोड़ेगा। बीना गुड्डू और गोलू को बताती है कि फैक्ट्री में सिक्योरिटी का सारा काम हो चुका है और गन्स का ओवर टाइम प्रोडक्शन चल रहा है और सारे सिक्योरिटी यहाँ मेरे पास भेज दिए गए हैं मेरी सुरक्षा के लिए। ये जानने के बाद गुड्डू और गोलू दोनों फैक्ट्री के ऊपर हमला करने का प्लानिंग करते हैं। इधर फैक्ट्री में देखते हैं कि गन्स लोडिंग हो रही थी और वहां पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। तभी वहां पर गुड्डू और गोलू सभी वर्कर्स के ऊपर हमला करने लगते हैं और एक एक कर सभी को मारने लगते हैं। देखते ही देखते गुड्डू वहां पर गिरे हुए पेट्रोल पर आग लगा देता है जिससे कि पूरा फैक्ट्री ब्लास्ट हो जाता है। जब ये खबर कालीन भैया और मुन्ना को पता चलती है तो
सभी फैक्ट्री पहुंचते हैं और देखते हैं कि सारे लोग जलकर मर चुके थे। मुन्ना कहता है कि ये काम गुड्डू का ही हो सकता है, लेकिन कालीन भैया को लगता है ये गुड्डू ने नहीं किया, कोई अंदर का आदमी है जो ये कर रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, नहीं तो कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता था। तभी कालीन भैया को चीफ मिनिस्टर का फोन आता है और चीफ मिनिस्टर पूछते हैं क्या सच में तुम्हारे फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। कालीन भैया झूठ कहते हैं और कहते हैं कि फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हो गया था, लेकिन इसमें भी कालीन भैया चीफ मिनिस्टर की पार्टी के फायदे के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मीडिया को बुलाने के लिए और बताने के लिए कि उत्तर प्रदेश को भय मुक्त करवाने के लिए पुलिस वाले ने एक बारूद की फैक्ट्री को उड़ा दिया, जिसके चलते पार्टी की छवि लोगों में अच्छी हो जाएगी और लोगों को लगेगा कि पार्टी उत्तर प्रदेश को सुधार रही है। इसके बाद हम शत्रुघ्न को देखते हैं जो दद्दा के छोटे बेटे हैं और वो लखनऊ आता है गोलू से मीटिंग करने। गोलू बताती है कि हमें बिहार में अफीम का व्यापार बढ़ाना है और इसके लिए हमें दद्दा से मिलना होगा। शत्रुघ्न मान जाता है और इसके बाद हम रॉबिन को देखते हैं जो लाइब्रेरी में आकर डिम्पी को पढ़ाने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि रॉबिन का असली नाम राधे श्याम अग्रवाल है और वो डिम्पी को पसंद करने लगा है, लेकिन अब तक वो डिम्पी से ये बात कह नहीं पाया। इधर कालीन भैया मुन्ना को आकर मिलते हैं और बोलते हैं कि हमारे व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और तुम्हारे और माधुरी के बीच जो संबंध है उसे हम जायज बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने सोचा है कि हम खुद जाकर चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे तुम्हारी और माधुरी की शादी के बारे में। अगले दिन गोलू बीना को फोन करके पूछती है कि बाबर 3 दिनों से लापता है और उसकी कोई खबर ही नहीं है। बीना कहती है बाबर को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तभी वहां पर कालीन भैया आते हैं और उसे देखकर बीना फोन रख देती है। कालीन भैया कहते हैं कि हम तैयार होकर आज मुन्ना के साथ लखनऊ जाएंगे चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए। इसके बाद हम रमाकांत और उसकी बीवी को देखते हैं जो डिम्पी से मिलने के लिए आते हैं। डिम्पी की माँ डिम्पी से पूछने लगती है कि उस रात बबलू के साथ क्या हुआ था, तुम्हें कुछ याद है। डिम्पी समझ जाती है कि जरूर उसके पिता ने ही कहा होगा ये सब पूछने के लिए। डिम्पी कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी माँ रोने लगती है और कहती है कि हमें अपने बेटे को इंसाफ दिलाना होगा, लेकिन डिम्पी कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसे पता था कि बबलू को इंसाफ नहीं मिलने वाला। डिम्पी की माँ रोते रोते वहां से चली जाती है। घर पहुंचने के बाद रमाकांत अपने लिस्ट में सभी का नाम काट देता है, लेकिन आखिरी नाम बचता है जिसका नाम है इमाम मलिक और वो उसे मिलने का फैसला करता है। इधर मुन्ना और कालीन भैया दोनों लखनऊ पहुंच जाते हैं चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए और चीफ मिनिस्टर को सारी बात बता देते हैं कि मुन्ना और माधुरी के बीच गहरा संबंध हो गया है और हम चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए। चीफ मिनिस्टर हैरान हो जाते हैं और जाकर माधुरी से बात करते हैं। माधुरी पूछती है कि आखिर ये रिश्ता कौन लेकर आया है। चीफ मिनिस्टर बताते हैं कि बाप बेटे दोनों आए हैं और इस रिश्ते को लेकर दोनों की ही सहमति है। चीफ मिनिस्टर अपनी बेटी को समझाते हैं अपना घर बसा लेने के लिए। माधुरी मान जाती है और ये खुशखबरी चीफ मिनिस्टर कालीन भैया को जाकर बताते हैं और कालीन भैया भी ये बात सुनकर खुश हो गए थे और कहते हैं कि शादी कोर्ट में होनी चाहिए जिससे कि आपके पार्टी की छवि और ऊंची हो जाएगी। इसके बाद हम जेपी यादव को देखते हैं जो बहुत टेंशन में था क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती हो रही थी और वो फैसला कर लेता है कि वो अब खुद चीफ मिनिस्टर बनेगा और उसके साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम है जरीना। जरीना पूछती है कि अगर आप चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तो आप मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाइएगा। ये सुनकर जेपी यादव उसकी बात मान जाते हैं। इधर रमाकांत इमाम मलिक से मिलने के लिए चला जाता है और पूछता है कि उस रात गोरखपुर में जो शादी हुआ था क्या आप मुन्ना के खिलाफ गवाही देंगे। इमाम मान जाता है क्योंकि उस दिन मुन्ना ने उसकी बहुत बेइज्जती की थी और उसे गाली भी दिया था, इसलिए वो कोर्ट में गवाही देने के लिए मान जाता है। तभी वहां पर इमाम से मिलने के लिए मौर्य आ जाता है और यहाँ हमें असली बात पता चलती है कि मौर्य इतने दिनों तक कालीन भैया के अंडर क्यों काम कर रहा था। मौर्य रमाकांत को बताता है कि जिस रात कालीन भैया ने मुझे और बाकी साथियों को पकड़ के लाए थे उस रात मेरे सारे साथियों को मार डाला गया था और उसी का बदला मुझे लेना है और इसीलिए मैंने कालीन भैया से हाथ मिलाया था और अब कालीन भैया मुझे अब कुछ भी नहीं करेंगे और अब उनके खिलाफ मैं सारे सबूत इकट्ठा करूंगा। मौर्य रमाकांत को इस बारे में किसी को भी ना बताने को बोलता है। इसके बाद हम राजा को देखते हैं जो मकबूल के घर आता है और बीना को पता चल गया था कि मकबूल ने बाबर को घर पे बंदी बनाकर रखा हुआ है, इसलिए बीना राजा को बाबर को छुड़ाने के लिए भेजती है और बाबर आखिरी बार अपनी नानी से मुलाकात करता है और हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। लेकिन कालीन भैया उसने मकबूल से कहा था बाबर को मार डालने के लिए, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और जब उसे पता चलेगा कि मकबूल ने बाबर को जिंदा रखा है तो पता नहीं कालीन भैया मकबूल के साथ क्या करेंगे। इधर हमें ये पता
पता चलता है कि शबनम गुड्डू को पसंद करने लगी है, लेकिन गुड्डू शबनम को अपने से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि जिस रास्ते वो चल रहा है उसमें मौत लिखी हुई है। इधर लाला को शबनम के बारे में पता चलता है कि वो गुड्डू को पसंद करने लगी है, इसलिए लाला गुड्डू से कहता है शबनम से दूर रहे। इधर गोलू गुड्डू को लेकर पॉपी के खेत में चली जाती है और बताती है कि इसी से अफीम बनता है और अगर ये जमीन हम लोग ले लेंगे तो हमारा मुनाफा दुगना हो जाएगा, लेकिन ये जमीन सरकार अलॉट करती है। गुड्डू जेपी यादव को फोन लगाकर कहता है कि क्या आप गाजीपुर में पॉपी का खेत देखे हैं, उसी की जमीन को हमें अलॉट कीजिए। लेकिन जेपी यादव पूछते हैं कि इससे हमारा फायदा क्या होगा। गुड्डू समझाता है और कहता है कि चुनाव के प्रचार में चीफ मिनिस्टर के साथ कालीन भैया का फोटो लगाया हुआ है और उसमें आपका फोटो नहीं है, इसलिए भविष्य में अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम आपकी मदद करेंगे। ये सुनकर जेपी यादव उसकी बात मान लेते हैं। इधर मौर्य और रमाकांत दोनों आईजी से मिलने के लिए आते हैं और बताते हैं कि हमारे पास सबूत इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन आईजी कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर और कालीन भैया दोनों समधी बनने वाले हैं और फिलहाल दोनों को शांत रहने के लिए बोलते हैं क्योंकि अगर इस बार मौर्य कालीन भैया को पकड़ने के लिए निकलते हैं तो चीफ मिनिस्टर कालीन भैया को बचा लेंगे और इससे उनका तो फायदा होगा नहीं। इधर चीफ मिनिस्टर अपनी बेटी माधुरी को शादी का जोड़ा लाकर देते हैं और कोर्ट में जाकर सभी लोग मिलकर मुन्ना और माधुरी की शादी करवाते हैं। सुहाग रात वाली रात माधुरी बहुत खुश थी, लेकिन मुन्ना माधुरी को बताता है कि ये शादी सिर्फ नाम की शादी है क्योंकि उसने ये शादी अपने पापा के कहने पर किया। माधुरी का होश उड़ गया था। मुन्ना माधुरी के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन माधुरी मना कर देती है और कहती है कि अगर हमारे बीच कोई इमोशन है ही नहीं तो फिजिकल होने की भी जरूरत नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी टीवी चैनल में चीफ मिनिस्टर की बेटी की शादी का न्यूज दिखाया जाता है और वहाँ चीफ मिनिस्टर कहने लगते हैं कि उसने अपनी विधवा बेटी की शादी करवाई है, वो भी मुन्ना से, जिससे कि चीफ मिनिस्टर की इमेज और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। देखते ही देखते इलेक्शन का दिन आता है और उत्तर प्रदेश में सभी इलाके में वोट होना शुरू हो जाता है और जब रिजल्ट का दिन आता है तो देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर की पार्टी फिर से जीत जाती है और ये खुशखबरी चीफ मिनिस्टर कालीन भैया को देते हैं और कहते हैं कि आपके बिना ये मुमकिन नहीं होता। पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी का माहौल था। इधर गुड्डू और गोलू दोनों बिहार चले जाते हैं दद्दा से मिलने। वहां जाकर सभी मीटिंग करते हैं और गुड्डू बताता है कि हम यहाँ अफीम का व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन अफीम का नाम सुनकर दद्दा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी माँ और पिता दोनों बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते थे और तब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी और वो ड्रग्स लिया करती थी और इसी के कारण हम बौने पैदा हुए हैं। व्यापार चाहे किसी का भी हो, लेकिन ड्रग्स का व्यापार हम नहीं करेंगे। ये सुनकर दोनों वहां से वापस चले जाते हैं। इधर मंत्रिमंडल में हम देखते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग चल रही होती है और सभी मंत्रियों को अपना अपना पद दिया जा रहा था, जहाँ कालीन भैया को भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है और उन्हें उद्योग मंत्रालय का पद दिया जाता है। ये सुनकर जेपी यादव काफी गुस्सा हो गया था क्योंकि उद्योग मंत्रालय उसे चाहिए था, लेकिन उसे स्वास्थ्य मंत्रालय का पद मिलता है। जेपी यादव अकेले में अपने भैया से मिलने आते हैं और कहते हैं कालीन भैया को कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर बहुत बड़ी गलती किए हो आप। लेकिन चीफ मिनिस्टर अपने छोटे भाई को समझाते हैं कि तुम कुछ भी नहीं करोगे और उसे ये भी कहते हैं कि पॉपी का खेत अलॉटमेंट कालीन भैया को ही मिलना चाहिए। ये सुनकर जेपी यादव काफी गुस्सा हो गए थे क्योंकि उसने सोचा था कि पॉपी खेत का अलॉटमेंट वो गुड्डू को दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इधर लाला को अभी तक अफीम से कोई भी कमीशन नहीं मिला था क्योंकि गुड्डू ने अभी तक कोई भी सप्लायर के साथ डील ही नहीं किया और इसीलिए गुड्डू और गोलू फिर से शत्रुघ्न के पास जाते हैं। शत्रुघ्न दद्दा के छोटे बेटे हैं। शत्रुघ्न अफीम का बिजनेस करने के लिए मान जाता है, लेकिन गुड्डू और गोलू से कहता है कि ये बात दद्दा को पता नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद हम शरद को देखते हैं जिसे जेपी यादव मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि रति शंकर के साथ हमारे पुराने रिश्ते थे, लेकिन शरद बोलता है कि कोई भी रिश्ता बिना कोई फायदे के नहीं होता। जेपी यादव बताता है कि तुम्हारे पिता को मैंने मिर्जापुर दिलाने का वादा किया था। शरद कहता है कि ये वादा आप मुझसे भी कर सकते हैं, बदले में आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। इसके बाद गुड्डू और गोलू दोनों शेखू के पास जाते हैं जो कि छोटा मोटा क्रिमिनल है। वो अपनी बाल काटने की दुकान चलाता है और गुड्डू उन सभी से कहता है कि शहर में क्राइम बंद हो जाना चाहिए, लेकिन शेखू कहता है कि इन लोगों की रोजी रोटी क्राइम करने से ही होती है। गुड्डू कहता है अगर क्राइम करना ही है तो उसके साथ मिलकर करे। वो उन सबके लिए गन्स लेकर आया था और साथ में पैसे भी, लेकिन उन लोगों से कह देता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो सभी को आना पड़ेगा। ये सुनकर दोनों वहां से चले जाते हैं। गुड्डू ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो अपनी सेना बनाना चाहता था ताकि कभी भी उसे जरूरत पड़े तो ये लोग आकर उसकी मदद करेंगे। इधर मिर्जापुर में कालीन भैया बहुत ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि वो अब उद्योग मंत्री बन चुके थे, लेकिन मुन्ना बहुत गुस्से में था। वो मिर्जापुर की गद्दी के बारे में बात करता है, लेकिन कालीन भैया कहते हैं कि तुम अभी भी लायक नहीं बने हो, जब तुम लायक बन जाओगे
तो तब मैं खुद तुम्हें मिर्जापुर दे दूंगा। मुन्ना बहुत गुस्सा हो गया था और बिना खाए वहाँ से चला जाता है। इधर बिहार में हम देखते हैं कि दद्दा अपने बड़े बेटे भरत को कहते हैं कोई बिहार में अफीम का व्यापार कर रहा है और इसका पता लगाओ कि कौन है वो। भरत पता लगा लेता है और उसे एक आदमी दिखाता है जो अफीम बेच रहा था। भरत उस आदमी को धमकाने लगता है और पूछने लगता है कि यह अफीम कहाँ से आया, मगर वो कुछ भी नहीं बताता। फिर भरत उस आदमी की उंगली गन्ने के मशीन के अंदर डाल देता है जिससे उसकी उंगलियां टूट जाती है। आखिर में वो आदमी बता देता है और भरत तुरंत दद्दा को ये बात बता देता है कि अफीम एक बंगाली व्यापारी बेच रहा है। और ये बात शत्रुघ्न भी सुन लेता है। ये सुनकर वो भी टेंशन में आ गया था और वो अपने भैया से कहता है कि मैं खुद इस मामले को देखता हूँ, क्योंकि अगर वो सप्लायर पकड़ा जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे शत्रुघ्न भी है। इधर डॉक्टर साहब अपनी पूरी फैमिली को लेकर गुड्डू से मिलने आते हैं और गुड्डू डॉक्टर की पत्नी को तोहफे में साड़ी देता है और उसकी बेटी लिप्पी को एक गुड़िया तोहफे में देता है। डॉक्टर कहते हैं कि लिप्पी का कल जन्मदिन है और गुड्डू को घर आने के लिए कहता है। अगले दिन गुड्डू शबनम के साथ मिलकर डॉक्टर के घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन पहले वो लोग कब्रिस्तान जाते हैं और वहां जाकर शबनम अपने मरे हुए पति के सारे चीजों को दफनाने के लिए कहती है और गुड्डू से कहती है कि मैं इन सब चीज को भूलने के लिए तैयार हूँ। और वो अब गुड्डू के साथ रहना चाहती थी, लेकिन गुड्डू थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मेरे साथ जो कोई भी रहता है वो मर जाता है और मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं अपना अतीत भुला पाऊँ। इधर गोलू शत्रुघ्न से मिलने के लिए आती है और शत्रुघ्न बताता है कि हमारा एक सप्लायर पकड़ा गया, लेकिन हमने संभाल लिया है। शत्रुघ्न बहुत ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उनकी गाड़ियों में दारू की सप्लाई होती थी और उन्हीं गाड़ियों में अफीम की सप्लाई की जा रही है। और शत्रुघ्न कहता है कि अब से अफीम की सप्लाई हमारे गाड़ियों से नहीं की जाएगी बल्कि दूसरे गाड़ियों से की जाएगी, और अगर ये बात दद्दा और मेरे भैया को पता चल गई तो वो दोनों मुझे मार डालेंगे। इधर लिप्पी का जन्मदिन की तैयारी चल रही थी, तभी डॉक्टर के घर में शेखू पहुंच जाता है और थोड़ी देर के बाद जब गुड्डू डॉक्टर के घर पहुंचता है तो देखता है कि डॉक्टर और उसका पूरा परिवार मर चुका था, लेकिन लिप्पी जिंदा थी। गुड्डू देखता है कि डॉक्टर के हाथ में एक ताबीज था और यही ताबीज शेखू के गले में भी था। वो समझ गया था कि ये सब शेखू का काम है। इधर हम चीफ मिनिस्टर को देखते हैं जो किसी काम से बाहर जा रहे थे और साथ में जेपी यादव भी थे। चीफ मिनिस्टर अपने भाई से कहते हैं कि तुम हमारे छोटे भाई हो और हमारी बातों का बुरा मत मानना। इधर चीफ मिनिस्टर अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं, लेकिन जेपी यादव चीफ मिनिस्टर के साथ ना बैठकर दूसरी गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद हम देखते हैं कि एक ट्रक चीफ मिनिस्टर की गाड़ी को उड़ा देता है। जेपी यादव तुरंत गाड़ी से उतरकर अपने भैया को देखने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि उसके चीफ मिनिस्टर भैया अब मर चुके थे। गुड्डू लिप्पी को लेकर अपने साथ घर चला आता है, जिसे देखकर गोलू थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि छोटी सी बच्ची का ध्यान आखिर रखेगा कौन, लेकिन गुड्डू कहता है हम रखेंगे इसका ध्यान। इधर हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि माधुरी अपने पिता की खबर सुनते ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। जेपी यादव कहते हैं कि अगला चीफ मिनिस्टर अब वो बनेगा क्योंकि उसे पार्टी का भी समर्थन मिल चुका है। ये सुनकर कालीन भैया बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और वो कहते हैं कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उनके चले जाने से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इधर मुन्ना माधुरी को संभालता है क्योंकि माधुरी की हालत खराब होते जा रही थी। मुन्ना अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखता है और धीरे धीरे मुन्ना माधुरी को पसंद करने लगता है। इधर मौर्य उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लेता है जिसने चीफ मिनिस्टर की जान ली थी और उसे बहुत मारता है और पूछने लगता है कि किसने तुम्हें चीफ मिनिस्टर को मारने का ऑर्डर दिया था। उसके गाड़ी से एक कागज मिलता है जिसमें जौनपुर का एड्रेस लिखा हुआ था और उसे देखकर मौर्य समझ जाता है कि शरद ने ही इस ट्रक ड्राइवर को चीफ मिनिस्टर को मारने को भेजा था। और इसके बाद हम गुड्डू को देखते हैं जो शेखू से मिलने के लिए उसके दुकान में आता है। गुड्डू उसे उसके गले की ताबीज दिखाता है जिसे देखकर शेखू समझ गया था कि गुड्डू उसे मारने के लिए आया है। गुड्डू जानता था कि यह ताबीज शेखू का है और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और गुड्डू शेखू को मार देता है। इसके बाद मौर्य रमाकांत से मिलता है और उसे शरद के बारे में बताता है और कहता है कि शायद शरद ने भी कालीन भैया से हाथ मिला लिया है और उसके पीठ पीछे मिर्जापुर के राजा बनने का वो सपना देख रहा है। मौर्य शरद से मिलने के लिए उसके घर जाता है, जहां मौर्य उस आदमी का फोटो दिखाता है जिसने ट्रक चलाते समय चीफ मिनिस्टर को मार दिया था। मौर्य शरद से कहता है मेरे साथ काम करने ताकि कालीन भैया को वो पकड़ पाए, लेकिन शरद कहता है कि जिस आदमी को आपने पकड़ा है वो गूंगा बहरा है, वो कुछ बोल नहीं पाएगा। शरद ये भी कहता है कि हम दोनों के रास्ते एक ही हैं, पर मैं पुलिस की मदद नहीं लेता। ये बोलकर शरद वहां से चला जाता है
अगले सीन में हम कालीन भैया और मुन्ना को देखते हैं जो जेपी यादव से मिलने के लिए उसके ऑफिस चले जाते हैं। जेपी यादव पॉपी खेत का अलॉटमेंट मुन्ना के नाम कर देते हैं, लेकिन साथ में 20% कमीशन भी मांगते हैं। ये सुनकर मुन्ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और जेपी यादव की बात कालीन भैया मान जाते हैं। इधर रात के समय मुन्ना घर वापस आता है और मुन्ना बहुत ज्यादा गुस्से में था जेपी यादव के ऊपर, क्योंकि उसने मुन्ना को बेइज्जत कर दिया। इसलिए मुन्ना माधुरी से कहता है काश मैं अगर साधारण परिवार में पैदा होता और साधारण जीवन जी रहा होता तो उसकी जीवन कुछ और ही होती। अगले दिन हम देखते हैं कि गुड्डू डिम्पी से मिलने के लिए लखनऊ जाता है और वहाँ उसकी माँ भी उससे मिलने के लिए आती है। गुड्डू अपनी माँ से लिप्पी के बारे में बताता है कि इस बच्ची का ख्याल रखने और अपने साथ घर लेकर चले जाने के लिए कहता है। गुड्डू की माँ राजी हो जाती है लिप्पी को पालने के लिए कि अगर गुड्डू सरेंडर कर देगा तो ही वो लिप्पी को पालेगी। गुड्डू सरेंडर करने से मना कर देता है और उसकी माँ लिप्पी को लिए बिना वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में डिम्पी और रॉबिन को देखते हैं जो होटल में बैठकर खाना खा रहे थे। फिर दोनों जब घर वापस जा रहे थे तब रॉबिन डिम्पी को प्रपोज कर देता है। ये सुनकर डिम्पी हैरान हो गई थी और कहती है कि अगर पापा हाँ कर देंगे तो ही मैं शादी के लिए हाँ करूंगी। इधर गुड्डू को देखते हैं जो लिप्पी को सुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिप्पी सो नहीं पा रही थी। फिर वहाँ शबनम आती है और लिप्पी को अपनी गोदी में ले लेती है और कहती है कि मैं लिप्पी का ध्यान रखूंगी। गुड्डू खुश हो गया था। इधर जेपी यादव से मिलने के लिए आईजी पहुंचते हैं और मुन्ना त्रिपाठी को पकड़ने का ऑर्डर देते हैं। जेपी यादव तुरंत ऑर्डर को पास कर देते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को क्रिमिनल से मुक्त करवाना है और किसी भी हाल में मुन्ना बचना नहीं चाहिए। इसके बाद गुड्डू और गोलू दोनों जेपी यादव से मिलने के लिए आते हैं और गुड्डू पूछने लगता है कि पॉपी खेत का अलॉटमेंट मुन्ना को क्यों दे दिया गया। ये सुनकर जेपी यादव कहते हैं कि अब हम चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं और अब से तुम हमसे बहुत फायदा भी उठाओगे। लेकिन गोलू कहती है जितना कमीशन मुन्ना दे रहा है उससे 10% ज्यादा कमीशन हम आपको दे देंगे। जेपी यादव खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। इधर आईजी मौर्य को ऑर्डर देते हैं मुन्ना को पकड़ने के लिए, लेकिन रमाकांत को भी कहते हैं कि गुड्डू के ऊपर भी कार्रवाई होगी। ये सुनकर रमाकांत कहता है उसने गलती की है और उसकी सजा उसे मिलनी भी चाहिए। इसके बाद दोनों मिलकर इमाम मलिक के घर चले जाते हैं जो मुन्ना के खिलाफ गवाही देने वाला था और मौर्य इमाम को एक बंदूक अपनी सेफ्टी के लिए दे देता है। इसके बाद हम जेपी यादव को देखते हैं जो चीफ मिनिस्टर बनने की खुशी में जरीना उनके लिए लड़कियों का बंदोबस्त कराती है ताकि जेपी यादव आनंद उठा सके। जेपी यादव लड़कियों के साथ मजे करने लगता है और उन सभी का वीडियो जरीना बनाने लगती है। उसके बाद फिर से हम गुड्डू भैया को देखते हैं जो शेखू के दुकान में जाता है और वहाँ बैठे सभी लड़कों को बंदूक देता है और कहता है वक्त आने पर तुम लोगों को मेरा काम करना होगा और इसीलिए वो उन सभी को एडवांस में पैसे भी देता है। सभी लड़के गुड्डू भैया की बात मान लेते हैं और पैसे और बंदूक अपने पास रख लेते हैं। ये सब हो जाने के बाद गोलू बीना को फोन करके बताती है हमारे पास बंदूक और आदमी रेडी हैं और हम मुन्ना को मारने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हम आनंद को देखते हैं जो पिछले चीफ मिनिस्टर का पर्सनल असिस्टेंट था और वो जेपी यादव का पर्सनल असिस्टेंट है। वो जाकर माधुरी से मिलता है और सब कुछ बता देता है कि चीफ मिनिस्टर की मौत के बाद जेपी यादव जश्न मना रहे हैं। पूरे ऑफिस में एकमात्र वही है जो बहुत खुश लग रहे हैं और जब भी चीफ मिनिस्टर जहाँ भी जाते हैं जेपी यादव उनके साथ उनके गाड़ी में बैठकर जाते थे। लेकिन उस रात जिस समय चीफ मिनिस्टर की मौत हुई जेपी यादव चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ अलग गाड़ी में बैठे हुए थे। माधुरी समझ जाती है कि ये सब किया धरा जेपी यादव का ही है। रात में सभी लोग खाना खा रहे थे और कालीन भैया माधुरी से उसके पिता के बारे में बात करने लगते हैं कि आपके पिता और हमारे बीच बहुत ही गहरा संबंध था। लेकिन कालीन भैया ये भी कहते हैं कि जेपी यादव एक नंबर का फालतू इंसान है। माधुरी कालीन भैया को सब कुछ बता देती है जो आनंद ने उसे बताया था। अगले सीन में जेपी यादव को देखते हैं जो आम दरबार में बैठकर लोगों की समस्या सुन रहे थे। तभी वहां पर कुछ विधवा औरतें आती हैं और अपनी समस्या बताने लगती है कि उन लोगों के साथ जबरदस्ती किया गया। जेपी यादव उन सभी औरतों को पहचान लेता है कि ये सभी औरतें वही हैं जो पिछली रात जेपी यादव के साथ मजे कर रही थी। जेपी यादव जब पूछता है कि आप लोगों की ये हालत किसने की, तब वो सभी औरत जेपी यादव का ही नाम लेती हैं। ये सुनकर जेपी यादव का होश उड़ गया था और वो सभी मीडिया को बताने लगता है ये सब झूठ है। जरीना के बारे में भी वो बताने लगता है कि वो मेरे साथ सारा दिन रहती थी और वो खुद बताएगी कि हम कैसे आदमी हैं। लेकिन देखते हैं कि जरीना जेपी यादव के खिलाफ ही मीडिया में बात करने लगती है कि कल रात जेपी यादव ने सभी औरतों के साथ जबरदस्ती की और मेरे पास उसका वीडियो भी है। जेपी यादव हैरान हो गया था कि जरीना उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। जेपी यादव के शपथ ग्रहण के पहले ही उसका भांडा फूट चुका था और लोगों के सामने अब उसकी कोई इज्जत बची ही नहीं। न्यूज चैनल में माधुरी का इंटरव्यू दिखाया जाता है और उसमें वो बताती है कि जेपी यादव अब पार्टी के सदस्य नहीं रहे, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। और ये खबर सुनकर गुड्डू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मदद से वो मुन्ना तक पहुंच पाएगा, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। और अब जेपी यादव के जगह चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा ये तो आगे पता चलेगा।
फिर हम देखते हैं कि बीना को बच्चा हो जाता है और वो एक लड़के को जन्म देती है। सत्यानंद त्रिपाठी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये उसी का बेटा है। फिर वहाँ एक एक करके परिवार के सभी सदस्य आने लगते हैं और कालीन भैया अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे और मुन्ना से कहते हैं कि मिर्जापुर का राजा बनने के लिए तुम्हारे खिलाफ एक और उम्मीदवार आ चुका है। ये सुनकर बीना थोड़ा घबराने लगती है और इसके बाद मुन्ना इमाम मलिक के घर पहुंच जाता है जो मुन्ना के खिलाफ गवाही देने वाला था। मुन्ना ने शादी के समय इमाम को बहुत गाली दिया था। मुन्ना इमाम से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछता है और उसे वहां गोली मार देता है। अगले सीन में जरीना को देखते हैं जो कालीन भैया से मिलती है और यहाँ में पता चलता है कि कालीन भैया ने ही जरीना से कहा था जेपी यादव को फंसाने के लिए ताकि कालीन भैया चीफ मिनिस्टर बन सके, लेकिन उसके लिए जरीना भी अपनी डिमांड रखती है कि उसे भी पार्टी में एक पद दिलवाई जाए। इसके बाद मौर्य को देखते हैं जिसे पता चल गया था कि मुन्ना ने इमाम को मार दिया है। मुन्ना ट्रक ड्राइवर के पास जाता है जिसने चीफ मिनिस्टर को मारा था और उसे बंदी बनाकर रखता है और उसे कहता है कि मैं शरद को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर शरद का आदमी था और वो अपने आप को ही पानी में डुबोकर खुद को मार डालता है। जैसे ही मौर्य वापस आता है तो देखता है कि ट्रक ड्राइवर मर चुका था। इधर राजा बीना के कमरे में खाना लेकर आता है और बीना राजा से कहती है कि कालीन भैया के अब 2 बेटे हैं, लेकिन मिर्जापुर के किंग बनने के लिए सिर्फ एक की जरूरत है। मुन्ना भैया किंग बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो किंग बनने के लिए कालीन भैया को भी मारने की कोशिश कर चुके हैं। ये सुनकर राजा वचन देता है कि वो बीना के बच्चे को जिंदा रखेगा क्योंकि बीना राजा को पहले ही बता दी थी कि ये बच्चा उसी का है और उसकी जान बचाने के लिए राजा किसी भी हद तक जाएगा। इधर कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग हो रही थी जिसमें माधुरी सभी मिनिस्टर को बताती है कि अब जेपी यादव चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे और उसकी जगह अब माधुरी चीफ मिनिस्टर बनेगी। ये सुनकर कालीन भैया बहुत चौंक गए थे क्योंकि उसे लग रहा था कि माधुरी कालीन भैया का नाम लेगी और उसे चीफ मिनिस्टर बनाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। ऐसा कैसे हो गया ये हम फ्लैशबैक में देखते हैं। माधुरी पहले चाहती थी कि कालीन भैया चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन जिस रात उसके पिता की मौत हुई कालीन भैया और जेपी यादव आपस में बात कर रहे थे जिसमें कालीन भैया कहते हैं कि मुझे दुख नहीं है कि वो मेरे समधी थे, दुख ये है कि वो एक चीफ मिनिस्टर थे और उनसे मेरा बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था, लेकिन अब बहुत नुकसान होगा। ये सारी बात माधुरी अंदर कमरे से सुन ली थी और तब से माधुरी को पता चल गया था कि यहाँ तो सभी चीफ मिनिस्टर बनने की फिराक में है, इसलिए वो खुद चीफ मिनिस्टर बनकर पार्टी और राज्य का विकास करेगी। इधर रात के समय जब खाना खा रहे होते हैं सभी, सत्यानंद कालीन भैया को समझाते हैं कि अब जो भी काम करोगे सोच समझ के करना क्योंकि तुम्हारी बहू अब चीफ मिनिस्टर बनने वाली है। तो वहाँ मुन्ना आता है जो कि बहुत खुश था क्योंकि उसकी पत्नी चीफ मिनिस्टर बनने वाली है और शपथ समारोह में मुन्ना भी जाने वाला था। शपथ समारोह का दिन आता है और माधुरी मुख्यमंत्री की शपथ लेती है। मुन्ना बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे पता है कि अगर उसके पापा चीफ मिनिस्टर बन जाते तो वो कभी भी मिर्जापुर का किंग नहीं बन पाता और जबकि उसकी पत्नी चीफ मिनिस्टर बन चुकी है तो वो अब कुछ भी कर सकता है। इसके बाद हम रॉबिन को देखते हैं जिसे डिम्पी अपने घर लेकर आती है और अपने माता पिता से मिलवाती है। रमाकांत जब पूछता है कि तुम काम क्या करते हो तो रॉबिन बताता है कि वो इन्वेस्टमेंट का काम करता है और गुड्डू भैया भी हमारे पास पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये सुनकर रमाकांत डिम्पी को अंदर कमरे में जाने को बोलते हैं और अकेले में रॉबिन से कहते हैं गुड्डू के बारे में सभी जानकारी निकाल कर हमें देने के लिए कि आखिर वो पैसा कहाँ लगाता है, किसके साथ काम करता है और अगर रॉबिन ये काम कर देगा तब जाकर वो डिम्पी और रॉबिन की शादी करवा देगा। ये सुनकर रॉबिन रमाकांत को हाँ कर देता है। इसके बाद हम शबनम को देखते हैं जो लिपि के साथ लुका छुपी खेल रही थी। फिर वहां पर गुड्डू आता है और शबनम को थैंक यू कहता है क्योंकि उसने लिपि को इतनी देर संभाल के रखा और दोनों किस करते हैं। तभी वहां पर गोलू आ जाती है और उन दोनों को ये सब करता हुआ देखकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि गोलू भी गुड्डू को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी और वो नहीं चाहती थी कि गुड्डू किसी और लड़की से रिश्ता बनाए। इसीलिए गोलू तुरंत शत्रुघ्न को फोन करती है और उसके साथ सोने के लिए कहती है। ये सुनकर शत्रुघ्न जल्दी से हाँ कर देता है और बताए हुए पते पर चला जाता है। वहां जाते ही गोलू और शत्रुघ्न दोनों मिलकर रोमांस करते हैं, लेकिन ये सब कुछ गोलू अपने अंदर के गुस्से को ठंडा रखने के लिए कर रही थी। इसके बाद हम कालीन भैया को घर में देखते हैं कि सत्यानंद त्रिपाठी अपने घर की नौकरानी से कहता है पैर में तेल लगाने के लिए, लेकिन तभी वो अपनी नौकरानी के साथ जबरदस्ती करने लगता है जिस तरह वो बीना के साथ किया करता था। इधर मुन्ना अपने सभी सप्लायर के लिए मुफ्त में गन बेचने के लिए देता है और कहता है कि इसके कमीशन हम नहीं लेंगे क्योंकि तुम लोग बहुत ही वफादार हो। लेकिन ये बात सुनकर सप्लायर मुन्ना से पूछता है कि आजकल के जमाने में वफादारी कुछ भी नहीं होती क्योंकि मकबूल कालीन भैया के अंडर काम करता है और उसका भांजा बाबर गुड्डू के अंदर काम करता है। इधर लाला को पता चल जाता है कि गुड्डू किसे अफीम बेचता है, इसीलिए लाला खुद शत्रुघ्न से मिलने के लिए बिहार चला जाता है और कहता है कि आप डायरेक्टली हमसे अफीम डील किया करिए। लेकिन शत्रुघ्न मना कर देता है क्योंकि अगर वो अफीम खरीदेगा तो गुड्डू से ही खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। ये सुनकर शत्रुघ्न वहां से चला जाता है। इधर रॉबिन
गुड्डू के बारे में सारी जानकारी निकाल कर रमाकांत को दे देता है कि वो कहाँ पैसे लगाता है और क्या काम करता है। रमाकांत ये सारा रिपोर्ट आईजी के पास लेकर चला जाता है और गुड्डू की सारी जानकारी दे देता है। पूरा रिपोर्ट पढ़ने के बाद आईजी गुड्डू को पकड़ने का ऑर्डर देते हैं। फिर रमाकांत वहाँ से चला जाता है, लेकिन अकेले में मौर्य आईजी को बताता है कि हम जितनी भी कोशिश कर ले, अगर हम गुड्डू को पकड़ लेंगे तो वो कुछ ही दिनों में छूट जाएगा और ऐसे ही चलते रहेगा। इसीलिए हमें गुड्डू का एनकाउंटर करना पड़ेगा और इसके बाद त्रिपाठी परिवार को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। आईजी मौर्य की बात मान जाता है और गुड्डू को मारने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद बाबर को देखते हैं जो अपनी नानी के घर अपनी नानी से मिलने के लिए आता है, लेकिन उस समय मकबूल घर में नहीं था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मुन्ना पहुंच जाता है बाबर को मारने के लिए। बाबर घबराते हुए अपनी नानी को खाना खिला रहा था, लेकिन तभी उसकी नानी मुन्ना का बंदूक पकड़ लेती है और मुन्ना बाबर को नीचे ढकेल देता है और बाबर अपनी बंदूक लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मुन्ना अपने आप को बचाने के लिए उसकी नानी को गोली मार देता है और बाबर को भी खत्म कर देता है। ये सब हो जाने के बाद मुन्ना बहुत ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि उसने मकबूल की माँ को मार दिया और ऐसा वो नहीं करना चाहता था। मकबूल जब घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ और उसका भांजा दोनों मर चुके थे और वहाँ एक डायरी में कुछ लिखा हुआ था जो मुन्ना ने लिखा था, और ये देखकर मकबूल बहुत ज्यादा रोने लगता है। मकबूल अपनी माँ और भांजे को कब्रिस्तान में दफना देता है और वहाँ उसे मिलने के लिए कालीन भैया और सत्यानंद आते हैं। कालीन भैया मकबूल से कहते हैं कि मैंने ही मुन्ना को ऑर्डर दिया था और तुम हमसे झूठ बोल रहे थे कि तुमने बाबर को मार डाला है। मकबूल कहने लगता है कि आपने ये बहुत ही गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करता रहा और आपने मेरे साथ ऐसा किया। सत्यानंद त्रिपाठी मकबूल को समझाता है कि तुम हमारी गुलामी इसलिए करते थे क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ की जान बचाई थी। कालीन भैया और सत्यानंद त्रिपाठी दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को समझ आ गया था कि मुन्ना ने गलत किया। मकबूल के अंदर बदले की आग भड़कने लग रही थी और अगले ही दिन मकबूल त्रिपाठियों के घर चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि भारत और शत्रुघ्न के मामा अपना खुद का ड्राइविंग स्कूल खोलते हैं और सभी को लड्डू बांटने लगते हैं, लेकिन दद्दा पूछते हैं कि इतना सारा पैसा तुमने लाया कहाँ से। मामा जी बताते हैं कि उसने मार्केट से पैसा उठाया। दादा को शक हो गया था और वो अपने बेटे भरत से कहता है पता लगाने कि आखिर ये पैसा लेकर आया कहाँ से। इधर शत्रुघ्न अपने मामा को सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसके मामा भी शत्रुघ्न के साथ अफीम का व्यापार कर रहे थे और उसी से हुए कमाए हुए पैसों से उन्होंने अपना ड्राइविंग स्कूल खोला है। इसके बाद हम वापस त्रिपाठी के घर में देखते हैं कि मकबूल आता है और सत्यानंद त्रिपाठी के ऊपर गोली चलाने लगता है। उसके हाथ में गोली लग जाती है। तभी वहाँ पर बीना पहुँचती है और मकबूल को मना करती है सत्यानंद त्रिपाठी को मारने के लिए, क्योंकि बीना खुद सत्यानंद को मारना चाहती थी, क्योंकि उसने बीना के साथ जबरदस्ती की थी। ये सब जानने के बाद सत्यानंद भी हैरान हो गया था कि बीना उसे मारना चाहती है। सत्यानंद मकबूल से कहता है हमें गोली मारना है तो मकबूल मारेगा, क्योंकि हम किसी औरत के हाथ से नहीं मरना चाहते। मकबूल शांत हो जाता है क्योंकि उसे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था कि सत्यानंद अपने ही बहू के साथ सो रहा था। सत्यानंद वहां से भागकर अपनी बंदूक लेने के लिए जाता है, लेकिन बीना सत्यानंद को नीचे गिरा देती है और बीना अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेती है और सत्यानंद के ऊपर लगातार हमला करती है और उसे वहीं मार डालती है। इधर लखनऊ में हम देखते हैं कि रॉबिन अपनी शादी का कार्ड बना रहा था। तभी वहां पर शत्रुघ्न पैसे लेने के लिए आता है और रॉबिन शत्रुघ्न के उसके पैसे दे देता है और गोलू के बारे में पूछने लगता है, लेकिन शत्रुघ्न पैसे लेकर वहां से निकल जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो शत्रुघ्न नहीं बल्कि भरत था और उसे पता चल जाता है कि उसका भाई शत्रुघ्न गोलू के साथ मिलकर अफीम का व्यापार कर रहा है। इसके बाद हम कालीन भैया को देखते हैं जो अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहे थे। फिर वहां उनसे मिलने के लिए उसकी बहू माधुरी आती है जो फिलहाल चीफ मिनिस्टर बन चुकी है। मुन्ना बार बार मिर्जापुर की कुर्सी लेने की बात करने लगता है और ये बात सुनते ही कालीन भैया को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं कि यहाँ हमारे पिताजी की मौत हो गई है और तुम्हें मिर्जापुर का राजा बनना है, तुम्हारी वजह से आज हमारे पिता नहीं रहे। मुन्ना बताता है कि हम मकबूल को सबक सिखाना चाहते हैं। कालीन भैया मुन्ना को यहाँ से जाने को बोलते हैं, लेकिन मुन्ना कहता है कि आप हमसे इसलिए नाराज है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे लेकिन बने नहीं, इसलिए हमारा भी मन करता है कि मैं कब मिर्जापुर का राजा बनूंगा। कालीन भैया मुन्ना से कहते हैं शायद मैंने तुम्हें ठीक से पाला नहीं है, इसलिए तुम मुझे ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मेरा दूसरा बेटा जब बड़ा होगा तो शायद वो राजा बनने के लायक हो जाए। ये सुनते ही मुन्ना और ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहता है मिर्जापुर का किंग वही बनेगा। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है और मीना घबरा जाती है और उसे लग रहा था कि मुन्ना घर जाकर शायद उसके बेटे को न मार दे, इसलिए वो घर में राजा को फोन करके बताती है कि मुन्ना घर आ रहा है, अपने बेटे के ऊपर नजर रखना। राजा बीना के बेटे को देखकर कहता है कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। इधर बिहार में
भरत अपने पिता दद्दा को बता देता है कि अफीम का व्यापार उसका छोटा भाई शत्रुघ्न कर रहा है और ये सुनकर दद्दा हैरान हो गया था क्योंकि उसका छोटा बेटा उसे बिना बताए व्यापार कर रहा था। साथ ही में उसके मामा भी मिले हुए हैं। दद्दा उन दोनों को किस तरह से सजा देनी है इसके बारे में सोच रहे थे। इधर गुड्डू और शबनम को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे और लाला गुड्डू को अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि अगर गुड्डू ये खून खराबा छोड़ देगा तो वो खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी गुड्डू के साथ करा देगा, क्योंकि लाला जानता है कि अगर उसकी बेटी की शादी गुड्डू के साथ हो गई तो उसकी बेटी को हमेशा जान का खतरा बना रहेगा। इसीलिए गुड्डू अपने रिश्ते के बारे में जब शबनम से बात करता है तो शबनम वही बात कहती है कि अगर तुम ये सब काम छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। इधर कालीन भैया फैसला कर लेते हैं कि वो मिर्जापुर की कुर्सी छोड़कर मुन्ना को दे देंगे। ये सुनने के बाद मीना गुड्डू को फोन करके तुरंत यहाँ पर बुलाती है और उन दोनों के बीच जो डील हुई थी उसके बारे में यहाँ हमें पता चलता है। दरअसल बीना गुड्डू से ये डील की थी कि गुड्डू कालीन भैया और मुन्ना को मार देगा और खुद मिर्जापुर का किंग बन जाएगा और जब बीना का बेटा बड़ा होगा तब उसे मिर्जापुर का किंग बना दिया जाएगा। गुड्डू तुरंत गोलू को फोन करके बताता है कि अभी हमें निकलना होगा और अपने सारे साथियों को इकट्ठा करो। इसके बाद हम देखते हैं कि मौर्य लाला के घर पहुंचता है और गुड्डू को पकड़ लेता है, लेकिन गुड्डू को मुन्ना को मारने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला था। इसलिए वो मौर्य के ऊपर गन दिखाता है और उसे लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन मौर्य गुड्डू को धमकी देता है कि अगर तुम यहाँ से भागे तो हम शबनम को मार देंगे। ये सुनने के बाद गुड्डू अपने आप को सरेंडर कर देता है और वहाँ पर गुड्डू के पिता रमाकांत भी थे। मौर्य रमाकांत को अपने घर जाने को बोलता है और खुद गुड्डू को लेकर गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगता है। इधर सभी गाड़ियां जब मिर्जापुर की तरफ जा रही होती हैं तभी रमाकांत देखता है कि मौर्य गुड्डू को लेकर दूसरे रास्ते की ओर जाने लगता है। रमाकांत गुस्सा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए रमाकांत अपने साथ बैठे हुए कांस्टेबल को मार देता है और मौर्य का पीछा करने लगता है। इधर मौर्य गुड्डू को लेकर एक जगह पहुंचता है और मौर्य गुड्डू का इनकाउंटर करने ही वाला था, तभी वहां पर रमाकांत गाड़ी लेकर पहुंच जाता है और देखता है कि मौर्य गुड्डू को गोली मारने वाला था। रमाकांत मौर्य को समझाता है कि हम गुड्डू को जेल भेजवाएंगे और उसकी पूरी तैयारी मैंने कर ली है, लेकिन रमाकांत की एक बात मौर्य नहीं सुनता। इसलिए जैसे ही मौर्य गुड्डू के ऊपर गोली चलाने वाला था, रमाकांत मौर्य को गोली मारकर उसे वहीं खत्म कर डालता है और अपने बेटे गुड्डू को बचा लेता है। गुड्डू अपने पिता से कहता है कि आप और हमारे बीच कोई भी फर्क नहीं रहा, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि मैंने जो किया उसके लिए मैं खुद सजा पाने की मांग करूंगा। लेकिन गुड्डू वहां से जाने लगता है और कहता है कि बबलू और स्वीटी का उधार मुझे चुकाना होगा। इसके बाद हम मुन्ना को देखते हैं जो अपने घर आकर नहा रहा था। तभी राजा अपने पास रखी हुई बंदूक को ले लेता है और मुन्ना के कमरे में चला जाता है। जैसे ही मुन्ना नहाकर बाहर निकलता है, राजा मुन्ना के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन मुन्ना अपने आप को बचाकर बिस्तर के नीचे छिप जाता है और अचानक राजा के ऊपर हमला करता है। मुन्ना पूछने लगता है कि किसने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा। राजा झूठ कहता है और बोलता है कालीन भैया ने मुझे भेजा तुम्हें मारने के लिए। ये सुनकर मुन्ना राजा को वहीं गोली मार देता है। इसके बाद हम दद्दा को देखते हैं जो अपने छोटे बेटे शत्रुघ्न से पूछता है कि आज जरूरत थी ड्रग्स का व्यापार करने के लिए। शत्रुघ्न बताने लगता है कि आज तक कोई भी काम मैंने ठीक से नहीं किया और ये काम मुझे लगा था कि मैं कर पाऊंगा। दद्दा उसे माफ कर देंगे, लेकिन एक शर्त वो रखते हैं और शत्रुघ्न से कहते हैं गोलू को यहाँ पर बुलाने और माफी मांगने के लिए। शत्रुघ्न गोलू को फोन करता है और अपने पास बुलाता है। दद्दा गोलू से माफी मंगवाना चाहते थे, लेकिन गोलू मना कर देती है क्योंकि वो कुछ काम से बाहर जा रही थी, लेकिन वो अपने आदमियों को लेकर मुन्ना और कालीन भैया को मारने के लिए जा रही थी। शत्रुघ्न गोलू की बात सुनकर हैरान हो गए थे और दद्दा शत्रुघ्न को डांटने लगते हैं कि गोलू तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी। दद्दा शत्रुघ्न से कहते हैं अपने मामा को जाकर खत्म कर दो, क्योंकि वो भी अफीम के व्यापार में उसके साथ काम कर रहे थे, और साथ में गोलू को भी मार दो। शत्रुघ्न अपने मामा के ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता। इसलिए दद्दा अपने बड़े बेटे भरत से कहते हैं मामा को मारने के लिए। उसके मामा अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं और कहते हैं आगे से वो ये सब काम नहीं करेगा, लेकिन भरत अपने मामा के ऊपर गोली जैसे ही मारने वाला था तभी शत्रुघ्न अपने बड़े भाई भरत के ऊपर बंदूक तान देता है और ये देखकर भरत भी शत्रुघ्न के ऊपर बंदूक तान देता है। फिर दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और सारे के सारे गार्ड्स मामा के ऊपर गोली चला देते हैं और इधर शत्रुघ्न और भरत के बीच हाथापाई के कारण शत्रुघ्न की मौत हो जाती है। इधर मुन्ना शरद को फोन करके बताता है कि मेरे पिता ने मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन मार नहीं पाए और मैं उन्हें मारने के लिए जा रहा हूँ, और शरद को अंतिम संस्कार वाले जगह में बुलाता है। शरद तुरंत मिर्जापुर के लिए निकलता है और रास्ते में जाते जाते वो कालीन भैया को फोन कर देता है और बता देता है कि मुन्ना आपको मारने के लिए आ रहा है। ये सुनकर कालीन भैया बहुत उदास हो गए थे और अपने सारे साथियों को वहां से जाने को बोल देते हैं। इधर गुड्डू भी अपने सारे साथियों के साथ तैयार हो गया था और अंतिम संस्कार वाले जगह में जाने लगता है। इधर हम देखते हैं कि मुन्ना अंतिम संस्कार वाले जगह में पहुंच जाता है और शरद भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया था, लेकिन वहां वो सब कुछ दूर से ही छुप कर देख रहा था।
मुन्ना अपने पिता के सामने आकर बैठ जाता है और कालीन भैया अपना मुंह धोने के बाद वहां से उठकर चले जाते हैं। तभी मुन्ना अपना बंदूक निकालकर अपने पापा को मारने ही वाला था, लेकिन मुन्ना अपने पिता के ऊपर गोली नहीं चला पाता। कालीन भैया पूछते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। मुन्ना बताता है मुझे आपको मारने का बहुत मन कर रहा था। कालीन भैया उसे कहते हैं कि मैं मिर्जापुर छोड़ दूंगा। निर्णय मुन्ना लेगा लेकिन राय कालीन भैया देंगे। ये सुनकर मुन्ना खुश हो गया था और तभी हम देखते हैं कि शरद उन दोनों के ऊपर निशाना लगा रहा था क्योंकि वो अपने पिता के मौत का बदला लेना चाहता था। तभी अचानक देखते हैं कि गुड्डू और गोलू अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और मुन्ना और कालीन भैया के ऊपर गोली बरसाने लगते हैं। शरद ये सब देखकर फिर से छुप जाता है और उसे पता चल गया था कि वो क्या करेगा। मुन्ना और कालीन भैया अपनी जान बचाते हुए भागने लगते हैं, लेकिन दोनों को गोली लग चुकी थी और घायल हो चुके थे। सभी एक दूसरे के ऊपर गोली बरसाने लगते हैं और एक एक कर गुड्डू के सारे आदमी मारे जा रहे थे। तभी गुड्डू कालीन भैया के ऊपर निशाना लगाता है और उसे गोली मार देता है। मुन्ना अपने पिता को बचाने लगता है, लेकिन गोलू मुन्ना के ऊपर गोली मार देती है, जिससे कि मुन्ना वहीं पर नीचे गिर जाता है और कालीन भैया रेंगते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं। गुड्डू और गोलू मुन्ना के पास आते हैं और गुड्डू बबलू और स्वीटी को याद करते हुए रोने लगता है। मुन्ना अपने मौत को सामने देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है गुड्डू उसके सीने में गोली मार देता है और इसी तरह मुन्ना ने उसके भाई बबलू को मारा था और अब मुन्ना मर चुका है। फिर गुड्डू कालीन भैया की तरफ देखता है कि कालीन भैया अभी होश में है। गुड्डू कालीन भैया को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि शरद अपने आदमियों को आगे बढ़ने के लिए कहता है और गुड्डू और गोलू के ऊपर हमला करने लगते हैं। गुड्डू और गोलू अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। तभी देखते हैं कि कालीन भैया वहां पर थे ही नहीं। वो दोनों चारों तरफ कालीन भैया को ढूंढने लगते हैं, पर हम देखते हैं कि शरद कालीन भैया को उठाकर अपने गाड़ी में बैठाकर जौनपुर के लिए निकल जाते हैं। और सीरीज की आखिरी सीन में हम देखते हैं कि गुड्डू त्रिपाठियों के घर पहुंचता है और वहां कालीन भैया की कुर्सी में जाकर बैठ जाता है, जैसे कि वो मिर्जापुर का अगला किंग हो। और इसी के साथ मिर्जापुर का सेकेंड सीजन यहीं पर एंड होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।